हेलो सबीज, वेलकम बैक इन द अनदर एपिसोड ऑफ द विलनेस वांट टू लिव इन पीस। आज के एपिसोड में मैं चैप्टर नंबर 11 से 20 तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप करे बगैर एंड तक देखना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, प्यारे से कमेंट छोड़ के जाना। ओके देन, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पर एंड हुआ था, मतलब कि जब रेहाना फिर आपको डांट रही होती है। अरे अब तुम मुझे माफ़ भी कर दो, और वैसे भी सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। तुम्हारे सर्वेंट ने पार्टी पॉपर फाड़ दिया था। वैसे मेरे लिए तुम्हारे पास इससे भी इम्पोर्टेंट एक सवाल है। तुम्हारे सर्वेंट ने तुम्हारे इशारे के बगैर ही वो पार्टी पॉपर कैसे फाड़ दिया? अरे वो जस्ट इन केस, मैंने से पहले ही कहा था कि अगर मैं ना भी हूँ तो वो पार्टी पॉपर टाइम पर फाड़ दे। मेरा प्लान ख़राब नहीं होना चाहिए बस। ओह आई सी। खैर मेरे ख्याल से चीज़ें वैसे ही बहुत अजीब हो रही हैं नीचे, और सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलो साथ नीचे चलते हैं। नहीं, मेरी ड्रेस देखो कितनी मैसी हो गई है, मैं इसे सही करके आती हूँ। तुम जाओ, फिर मैं आई। तो फिर ठीक है रेहाना, सी यू इन द बॉल। तुम फिदक, तुम बदल गई हो। शुक्र है मेरी पावर्स तो वापस आई। जब मैं छोटी थी तब से ही सब मुझे उससे कंपेयर करते हैं, बस इसलिए कि मेरी पावर्स कमज़ोर थी या मुझे उन पर कंट्रोल नहीं आता था। क्या इसके लिए लोग मुझे इग्नोर कर दें? इसकी तो हकदार नहीं थी मैं। इवन मेरे फादर ने भी मुझे हमेशा उससे कंपेयर किया और मुझे वो प्यार नहीं दिया जिसकी मैं हकदार थी। और हमेशा मेरे हिस्से का सारा प्यार, अटेंशन सिर्फ उसे मिली, सिर्फ यूमरा को मिली। वो कोई भी है, मैं उसे माफ़ कभी नहीं करूँगी। और तुम फिदक, तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या तुम सब भूल गई हो? मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम मुझसे भी ज़्यादा नफरत करती हो। क्या बस इसलिए कि तुम दोनों बहनें हो? तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, तुमने मुझे झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं होगा? तुम फिदक ब्रिलॉफ, तुम्हें हिसाब देना होगा उस झूठ के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तो बॉल के बाद मैं घर आई गई थी। मुझे इस नॉवल की स्टोरी के बारे में सोचना होगा, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। बस ये मेरा सर घुमा रही है। क्या मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से यमुना, जिसे हॉल में होना चाहिए था, आई मीन उसे बॉल में होना चाहिए था, वो मुझे फॉलो करते हुए गार्डन में आ गई। और प्रिंस, जिसको यमुना के पास होना चाहिए था एक्सीडेंट के वक्त, वो लोगों में खड़ा था। और मैं उस रेहाना को कैसे भूल सकती हूँ, उसकी वो अनोइंग बात, जस्ट इन केस। उसे वो करने की ज़रूरत ही क्या थी? उसके चेहरे पे जो डिस्ट्रस्ट था वो मैं साफ देख सकती थी, जैसे वो उसे छुपाना ही ना चाहती हो। और वैसे भी कि मैंने पहले एक्सपेक्ट किया हुआ था कि वो अब मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगी। ओके देन, मुझे कैलवा से होने वाली वॉर को रोकने का कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। ओह मेरी, आपके ट्यूटर आ चुके हैं। क्या वो इतनी जल्दी आ गए? मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। खैर तुम उन्हें अंदर भेजो। ओके देन, हेलो फिदक, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? टीचर, इतनी सारी बुक्स, ये सब बुक किस लिए हैं? ये बस आपके कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए हैं। और आप फिक्र ना करें, ये सारी बुक्स आपके फादर ने ही सिलेक्ट की हैं ताकि आपको आसानी हो अपने कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए। और इन सब की पेमेंट भी हो चुकी है। अब बस आप अपने लिए एक अच्छा सा कैरियर चूज़ कर लें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही कुछ स्पेशल पढ़ सकें और कुछ स्पेशल कर सकें। ऐसी, क्या ये सब किताबें मैं आज ही पढ़ने वाली हूँ? नहीं, हम आज आधी पढ़ेंगे और जो बचेंगी वो कल पढ़ लेंगे। ये वो नहीं था जो मैं जानना चाहती थी। ओके फिदक, इट्स डन फॉर टुडे। क्या किसी किताब ने आपका ध्यान अपनी तरफ खींचा? नहीं, अब तक तो नहीं। ये कैसे मुमकिन है फिदक? मैंने आपको सारी वो किताबें दिखा दी हैं जितनी भी मैं लाई थी। वेट, वो क्या है? ये किताब किसके बारे में है? ये किताब दरअसल मैजिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड थियोरी है। वो क्या? ओह, वैसे ही मैजिकल इंजीनियरिंग क्या है? ओह हाँ फिदक, आपने देख ही लिया, ये किताब किसी लेडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसे मुझे वापस कर दें। क्या ये किताब तमाम तर वेपन्स के बारे में है जो कि वॉर में यूज़ होते हैं, कि इन्हें कैसे डेवलप किया जाए और इसके क्या क्या यूजेस हैं? वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, मुझे मालूम हो गया, मुझे यही सीखना है। यही सब्जेक्ट पे सेलेक्ट करती हूँ, मैजिकल इंजीनियर। तुम क्या कह रही हो फिदक? यस टीचर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मैजिकल इंजीनियरिंग पढ़ूंगी। फिर वो अपने दिल में कहती है, हाँ, जब कैलुआ को ज़ाहिर नहीं मिलेगा तो वो अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसे मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। मगर मैं इसे कब तक ही डिले कर पाऊंगी? कभी ना कभी, कैसे ना कैसे वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हासिल कर ही लेंगे, और तब वो हमारी एम्पायर से, यानी कि अरवन एम्पायर से जंग करेंगे। उस वक्त कोई ऐसा वेपन होना चाहिए जिससे मैं कम से कम खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, और वो मुझे खुद से ही बनाना पड़ेगा। उसमें कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। क्या
ये वो फील्ड नहीं है जो इतनी मशहूर है फिदक। मेरे ख्याल से तुम्हें ये नहीं रखना चाहिए। मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी। नो ट्यूटर, इट्स ऑल राइट, मैं यही करने वाली हूँ। तो बताएं हम कब से इसको स्टार्ट करने वाले हैं ट्यूटर? वेल मुझे नहीं लगता हम इसे इतना जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मुझे इसके लिए कोई बेस्ट ट्यूटर हायर करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मिलने वाला है। तो प्लीज़ वेट करो जब तक मैं कोई ट्यूटर ना ढूंढूँ। क्या तुम वो हो? नहीं, ये वो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इस एरिया में होगा। सब्जेक्ट 13, वो छोटा चूहा। मुझे नहीं समझ आ रही वो ज़मीन पर कहाँ छुपा होगा। जब वो उस लैब से भागा था मुझे लगा था वो इस काबिल है, यकीनन उसमें कोई एबिलिटी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था वो हमसे इतनी देर तक इस ज़मीन पर छुप पाएगा। और जब से वो भागा है लैब से, उसने हमारे काफ़ी साथियों को मार दिया है। जब भी वो मुझे मिलेगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा उसने जो किया है उसके लिए। तो अपनी फीलिंग्स उसके लिए एक साइड पे रखो, मगर मेरे ख्याल से वो बहुत स्पेशल है। उसकी एबिलिटीज़ वो नाकाबिल यकीन है। हमें जब भी वो मिलने वाला है मैं उसके एक्सपेरिमेंट की स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ कर दूँगा और हमारे एक्सपेरिमेंट को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस में लाऊंगा। वो जितना भी ताकतवर हो, वो कम अज़ कम इस काबिल तो नहीं है कि वो इनके खिलाफ लड़ सके। क्या ये वही चीज़ है जिसके आगे हर एक्सपेरिमेंट बेबस महसूस करता है? हाँ, और वैसे भी उन्होंने हमें बस उस 13th एक्सपेरिमेंट को ढूंढने का कहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका हाथ या बाजू टूटा हुआ हो? ठीक है, जो मन में आओ करो। लो, उन्होंने भी इशारा कर दिया। मेरे ख्याल से उन्हें भी वो नहीं मिला। हमें किसी भी तरह उसे ढूंढना ही होगा। क्या तुम्हें मालूम है कि वो क्यों स्किप किया था लैब से? कैसे फ़र्क पड़ता है कि वो क्यों भागा था लैब से? और वैसे भी हम इसका मालूम थोड़ी कर सकते कि उस वक्त एक्सपेरिमेंट के दिल में क्या चल रहा है। अगर हमें मालूम होता कि उस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा है तो उसे ढूंढना और आसान हो जाता। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं, बस हमें उसे ढूंढना है। शायर, तो तुम यहाँ हो? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो एक्चुअली क्या तुम मेरे बेटे का ध्यान रखने में मेरी मदद करोगे? मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट काम है जो मुझे करने जाना पड़ेगा और इसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको ना लाऊं, मगर इसने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि मुझे सराहना पड़ा। मम्मा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ओह, इसे देख के मुझे किसी की याद आ रही है। ज़ाहिर, ज़ाहिर, हमारी मदद करो ज़ाहिर। वो बच्चे। चैप्टर के स्टार्ट में ज़ाहिर हमें अपनी पास्ट स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर काफ़ी टाइम से हूँ, मतलब इस एक्सपेरिमेंटल लैब में, और मैंने कभी किसी के साथ अपना कमरा शेयर नहीं किया क्योंकि उन लोगों ने मुझे अलग कर दिया था बाकी बच्चों से, एज बिकॉज मुझ पर अच्छे रिजल्ट्स मिले थे जो कि उन बच्चों पे नहीं मिले थे। और फिर अचानक वहाँ पर 3 बच्चे आए जिनके ऊपर वैसे ही रिजल्ट्स मिले थे जो कि मुझ पर थे, तो उन्होंने उन्हें भी मेरे साथ डाल दिया। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन आता है कौन नहीं, मगर उन बच्चों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बुलाया, हत्ता कि मैं उन्हें इग्नोर करता रहा। फिर बताया हमें एक पिंक हेयर का क्यूट बच्चा दिखाया जाता है जो ज़ाहिर से पूछता है कि तुम नंबर 13 हो ना, तुम यहाँ पर कब से हो, क्या तुम मुझसे भी पहले से हो? और ज़ाहिर उसे देख रहा होता है कि ये कौन है और ये मुझसे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, मुझे बैठे रहने दो। क्योंकि बताया ज़ाहिर काफ़ी टाइम से किसी से बात नहीं की उसने और वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है। फिर वहाँ पर एक और बच्ची आती है रेड हेयर वाली, जो कि वो भी बहुत क्यूट होती है और कहती है कि 18-19 तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, वो हमसे भी पहले का यहाँ पे, वो हमसे सबसे बड़ा है। और ये क्यूट रेड हेयर वाली बच्ची बोलती है कि मेरे ख्याल से हम सबसे बड़ा है तो हमें इसे तंग नहीं करना चाहिए। तो पिंक हेयर वाला बच्चा बहुत मासूमियत से पूछता है क्यों, क्या ये गूंगा है, ये बोल नहीं सकता, ये मुझे जवाब क्यों नहीं देता? हम जब से यहाँ पर आए इसने कुछ नहीं बोला, और जब मैं इससे बात करता हूँ तब भी मुझे मेरी बात का जवाब नहीं देता। और फिर वो उस छोटे एक और आगे बताया कि इनसे भी छोटा एक बच्चा है और वो उस बच्चे से पूछता है कि नंबर 1743 क्या तुमने इसे कभी बोलते हुए सुना है? तो वो बच्चा भी बहुत इनोसेंटली जवाब देता है कि नहीं, मैंने कभी इसे बोलते हुए नहीं सुना। फिर वो तीनों मिलकर सोच रहे होते हैं कि तीनों यार बहुत क्यूट है और मुझे इन बेचारों पर तरस आ रहा है कि इन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं यार। खैर वो तीनों सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें, और ये बोले तो वो फिर ज़ाहिर की जो है क्यूट सी चिटियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर बहुत क्यूट लग रहा है। फिर जो लड़की है वो बोलती है टरा देखो मैंने इसकी चुटियाँ बना दी हैं। तो जो 1890 होता है वो बोलते हैं कि वाह ये कितना क्यूट लग रहा है, तुमने कैसे किया? जबकि इनसे भी छोटा वाला जो बच्चा होता है 1743 वो बोल रहा होता है हाँ हाँ तुम मेरे साथ पंजा लड़ाओ, तुम्हें तो हिम्मत ही नहीं, तुम मेरे साथ पंजा लड़ाओ, मैं तुम्हें हरा दूंगा। और बहुत क्यूटली ये बातें कर रहे होते हैं। फिर ज़ाहिर हमें बताता है कि मेरे इतने एरोगेंट बिहेवियर के बावजूद भी वो बच्चों ने मुझे बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत क्यूटली और बहुत इनोसेंटली अप्रोच किया, और फिर मैंने भी उनके लिए अपना दिल खोल दिया। ऑब्वियसली वो कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकता था इन क्यूट बच्चों को। फिर वो कहता है वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत महसूस की थी और मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगा था।
फिर बताया ये तीनों बैठकर बातें चारों बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और जो पिंक हेयर वाला लड़का होता है वो बोलता है कि ब्रदर आप कब से यहाँ पर हो। तो ज़ाहिर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं याद मैं कब से यहाँ पर हूँ। तो पिंक हेयर वाला बच्चा बोलता है हाँ मुझे भी नहीं याद कि मैं कब से यहाँ पर आया हुआ हूँ, मैं शायद तब बहुत छोटा हूँगा। और फिर वो रेड वाली बालों वाली लड़की से पूछता है कि दीदी आपको मालूम है आप कब से यहाँ पर हो। तो कहती है हाँ उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे ब्राइट देंगे, इसलिए मैं उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ आ गई। और फिर वो क्यूट सा बच्चा होता है जो सब में सबसे छोटा है, वो कहता है कि हाँ और मेरी मामा मुझे यहाँ छोड़ के गई है और उन्होंने कहा था जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें ले जाऊँगी। यार मुझे सब पे बहुत तरस आ रहा है। आई एम फीलिंग सो वेरी ऑन ऑल ऑफ देम यार। तो पिंक हेयर वाला बच्चा बोलता है कि वाकई तुम्हारी मामा ने कहा कि वो तुम्हें ले जाएंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रेड हेयर वाली लड़की कहती है हाँ हमें भी यहाँ से जाना है। और ज़ाहिर फिर हमें बताते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं वो इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं, या तो वो जिन्हें जो यतीम है या फिर वो जिन्हें उनके पेरेंट्स ने बेच दिया है और बस वो ऐसे यहाँ पर आके फंस जाते हैं और कभी यहाँ से निकल नहीं पाते। ज़ाहिर कहता है कि इन बेचारे को तो मालूम भी नहीं है किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मैं इन लोग को जब देखता हूँ तो मुझे इनमें अपना बचपन दिखता है और मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ होती है। फिर उनमें से पिंक हेयर वाला बच्चा पूछता है क्या तुम्हें मालूम है कि आपका नाम क्या है। तो ज़ाहिर कहता है नहीं मुझे नहीं याद। तो वो कहता है ठीक है फिर हम तीनों मिलकर आपका नाम रखते हैं, हमने ये जो 1691 वाली लड़की है ना रेड हेयर वाली हमने इसका भी नाम रखा था तो हम आपका नाम भी रख देंगे। तो ज़ाहिर कहता है बस इसलिए मैं इन लोगों से इतना अटैच हो गया था और मैं चाहता था कि मैं इन तीनों को बचा लूँ। भाई पता नहीं क्यों मुझे मुसलसल खांसी में खून आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है भाई। ओह ये तो साइड इफ़ेक्ट्स है एक्सपेरिमेंट के। तुम फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। ओह तो यहाँ पर क्या हो रहा है। नंबर 1691 अब तुम्हारी बारी है लैब में जाने की, चलो बाहर आओ। नंबर 13 तुम ये क्या करो, उसे छोड़ो, उसे बाहर जाना है। नहीं प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ, मुझे छोड़ दो भाई मुझे बचाओ। ओह उसे छोड़ दो, उसे मत ले जाओ। क्या तुमने सुना नहीं वो नहीं जाना चाहती, उसे छोड़ दो। क्या तुम ये क्या कर रहे हो। नंबर 13 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा, छोड़ो उसे। भाई बताया उसको और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खून आता है और जो ज़ाहिर है उससे उसका हाथ छूट जाता है और वो बेचारी बहुत रो रही होती है कि मुझे नहीं जाना। तो ज़ाहिर कहता है प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे मत लेके जाओ, वो बहुत कमज़ोर है। तो जो डॉक्टर होता है वो ज़ाहिर के साथ एक डील करता है कि मैं इसे नहीं लेके जाऊँगा अगर तुम मेरे साथ चलो। और ज़ाहिर बेचारा बहुत बेबस महसूस करता है और आखिर वो मान जाता है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और उस पर एक्सपेरिमेंट होता है और उस पर एज़ यू गैस नो कि उस पर डजन ऑफ फार्मूलाज बल्कि बहुत सारे फार्मूलाज डजन नहीं हज़ारों फार्मूलाज उसकी बॉडी पे लिखे जाते हैं। अगर ज़ाहिर ना जाता तो ये सब फार्मूलाज उस रेड हेयर वाली बच्ची के ऊपर लिखे जाते। बताया कि एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और ज़ाहिर के पास पावर्स आ जाती हैं। मगर अभी भी इस एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ज़ाहिर को जो दोबारा वो जो कमरा है वो जो प्रिजन है उसमें छोड़ के चले जाते हैं। ज़ाहिर आकर देखता है तो वो कहता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं और अचानक उसको सामने डॉक्टर कहता है कि हाँ ऑब्वियसली उन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो ज़ाहिर कहता है ये ऐसे हो सकता है, तुमने मुझसे कहा था अगर तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो तुम उन पर नहीं करोगे। तो डॉक्टर कहता है वो मैंने तब कहा था जब एक्सपेरिमेंट नाकाम था, मतलब कि अगर तुम पे वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है वो उन बच्चों पे भी सक्सेसफुल हो जाए, तो ऑब्वियसली उन पर एक्सपेरिमेंट होगा। ज़ाहिर बस बेबसों की तरह और लाचारों की तरह उन्हें देखता रहता है। और उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो कहता है तुम इसमें वक्त ज़ाया ना करो, तुम एक दफ़ा अपने पीछे मुड़ के तो देखो वहाँ पर कौन है। तो ज़ाहिर कहता है क्या मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक रेड कलर का कपड़ा होता है जो कि बहुत खून में सना होता है और वहाँ पर कोई होता है जो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। ज़ाहिर उसकी तरफ देखता है तो उसे समझ नहीं आता वो कौन है और वो फिर उसकी तरफ भागते हुए जाता है और उसे गोद में उठाते हुए तो बताया जाती है जो सबसे छोटा वाला बच्चा था ना ये वो है। और वो कह रहा होता है कि मेरा जिस्म ठंडा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये खून क्यों निकला जा रहा है, ये खून मेरी बॉडी में रह क्यों नहीं रहा। और वो ज़ाहिर को बहुत पिटीफुली देख रहा होता है कि ज़ाहिर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, उन्होंने कहा था वो मुझे लेने आएंगी। और ज़ाहिर को कहता है कि प्लीज़ कुछ करो, उन दोनों को बचा लो, अगर मैं मर गया तो कोई नहीं, मेरा खून बह रहा है, मुझे पता है मैं मर जाऊँगा, मेरी बॉडी जो है वो ठंडी हुई जा रही है और मुझे नहीं लगता मैं सर्वाइव करूँगा, प्लीज़ उन दोनों को बचा लो। और एट द एंड बताया जाता है कि वो तीनों जो है और फिर उस वक्त ज़ाहिर कह रहा होता है कि काश मैं ना जाता एक्सपेरिमेंट के लिए, काश कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना होता और ना ही उन तीनों पर वो किया जाता। और ज़ाहिर देख रहा होता है उसके हाथ में भी एक बच्चा होता है जो ऐसा ऐसा ठंडा पड़ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी से सारा खून जो है वो बह रहा था। और ज़ाहिर जो है वो जो लड़का कह रहा होता है कि प्लीज़
प्लीज़ मुझे नहीं मरना, मेरी मम्मा को बुला दो, मुझे उनके पास आना है, मुझे उनसे मिलना है। और ये इस मोमेंट में मैं लिटरली बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ उन बच्चे के लिए। और ज़ाहिर कहता है कि बस मैं बेबस था और लाचार था, उन्हें नहीं बचा पाया। और एट द एंड हमें खाई दिखाई जाती है जिसके अंदर ज़ाहिर होता है और उसके हाथ में उस बच्चे की बॉडी होती है और वो बहुत रो रहा होता है कि मैं उन्हें नहीं बचा पाया। और उसके हाथों में खून होता है नंबर 1890 का, और वो बहुत बिल्कुल पता है उसका, वो जो हाथ है उसका वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है और वो एट द लास्ट जो आखिरी बच्चा बचा था वो भी मर जाता है। ज़ाहिर कहता है इसके बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने एस्केप करने का सोचा। एट मोमेंट ज़ाहिर कहता है कि ये सब मुमकिन हुआ उसी बॉडी की वजह से जो उन्होंने मुझे दी थी। मैंने उनकी पूरी लाइफ पर बात कर दी और वहाँ से भाग गया, मगर मैं इस कदर वीक था कि मैं रास्ते में बेहोश हो गया और उन लोगों ने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए मुझे बेच दिया। और जो मेरी नई मास्टर थी उसने भी मुझ पर तरस ना खाया और मेरे पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर जैसी दुनिया थी, दर हकीकत दुनिया बाहर से भी वैसी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही सीन जब ज़ाहिर उस बच्चे के साथ था और वो बच्चा बोलता है भाई मुझे मुझे वो सेब दो ना, मुझे वो सेब चाहिए। तो ज़ाहिर उस बच्चे को कमर से पकड़ता है और उठाता है और बच्चा बहुत क्यूटली वो सेब को ले रहा होता है। फिर ज़ाहिर कहता है, ज़ाहिर सोचता है कुछ और कहता है हाँ, बगैर रेडी, मतलब कि इस वक्त वो जो फिदक का करंट फेज़ है उसे याद करता है और पता है फिदक उसे कह रही होती नहीं तुम्हें अब तो ये नहीं कहना चाहिए। फिर ज़ाहिर कहता है हाँ, मुझे समझ नहीं आता उनके सडनली चेंज के पीछे क्या वजह है, बट वो अब बहुत तब्दील हो गई है और मुझे उनकी ये साइड बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों। सो यस, जब भी इसी के साथ होती है एपिसोड ख़त्म। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और ये बहुत सैड था, ये एपिसोड वाकई बहुत सैड थी, इमोशनल थी थोड़ी। तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि बेस्ट पार्ट कौन सा था, बट ज़रूर मुझे बताना है कि अगर आपको रोना है तो कौन सा पॉइंट पे आया है, क्योंकि मुझे रोना आया है। और उस पॉइंट पे आया जब वो बच्चा नहीं कह रहा था कि मुझे मेरी मामा यहाँ छोड़ के गई हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगी जब मेरे पास पैसे होंगे। मतलब उनकी मामा ने उसे मतलब झूठी होप दी, कम अज़ कम वो ना करती। चलो बेचना था बेच दिया, कम अज़ कम वो होप ना देती। वो एट द मोमेंट तक भी, लास्ट मोमेंट तक भी यही कह रहा था कि मुझे अपनी मामा से मिलना है, मुझे उससे मिला दो बस, उसके बाद भले से मैं मर जाऊँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे। खैर द बिगिन ऑफ द चैप्टर हमें दिखाया जाता है फिदक जो है वो बुक्स पढ़ रही है जो कि ऑब्वियसली मैजिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होने वाली है। सो वो बुक बंद करते हुए कहती है कि यस, अब तक मैंने तमाम तर बुक्स जितनी भी थी मैंने सब पढ़ लिया मैजिकल इंजीनियरिंग के मुताबिक। और उसके बाद हमें उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बुक्स का ढेर दिखाया जाता है जो कहती है कि मेरा नहीं ख्याल कि सारी बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी। और फिर वो हमें बताती है कि अब तक जितना भी मैंने पढ़ा उसके मुताबिक जो बात मुझे समझ आई है कि यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर मैजिक है तो यहाँ पर बहुत से टाइप के जो है वेपन्स हैं और इन लोगों ने इन्हें ना 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहले तो वो जो ऑर्डिनरी वेपन्स हैं, मतलब कि जो एक नॉर्मल वर्ल्ड में भी होते हैं। दूसरे मैजिक वेपन्स जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं मैजिकल स्टोन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक स्वॉर्ड है और उसके अंदर वाटर एट्रीब्यूट का मैजिक स्टोन लगा हुआ है, तो फिर वो जो स्वॉर्ड है उससे के ज़रिए हम जो वाटर एट्रीब्यूट है उसको हैंडल कर पाएंगे। तो बेसिकली एक मैजिकल वेपन के अंदर एक मैजिकल स्टोन लगा होता है। फिर विद्या हमें बताती है कि बेशक जो मैजिक स्टोन की पावर है वो लिमिटेड है, मतलब कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो सही वेपन एक नॉर्मल वेपन के आगे, बट उसकी जो पावर्स हैं वो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती हैं और हम इसको मतलब लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर वो बताती है कि और ऑब्वियसली कि अगर किसी भी एम्पायर को अगर हम देखें तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मैटर करती है या डिपेंड करती है उसके लोगों के ऊपर और कितने लोगों के पास कितने वेपन्स हैं और कैसे वेपन्स हैं इस पर। और जहाँ तक मुझे मालूम है हमारी एम्पायर के लोगों के पास मैजिकल वेपन्स तो क्या बिल्कुल नहीं है, बस ऑर्डिनरी वेपन्स है। एज बिकॉज मैजिकल वेपन्स के अंदर मैजिकल स्टोन लगता है और वो जो मैजिकल स्टोन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि इनके एम्पायर के लोग यानी कि एरवन एम्पायर के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। देयरफॉर यहाँ के लोगों के पास सिंपल वेपन्स है, ओके, ऑर्डिनरी वेपन्स। फिर विदा कहती है कि अब मुझे समझ आया कि जो कैलोआ के लोग थे उन्होंने ज़ाहिर के ऊपर इतनी मेहनत क्यों की और इसे लिविंग वेपन क्यों बनाया, क्योंकि बेशक उसकी पावर जो है वो अनलिमिटेड और अडोरेबल है। बेशक एक दफ़ा अगर वो स्टार्ट हो गया, मतलब कि एक दफ़ा अगर उसने जंग स्टार्ट कर ली, तो मेरा नहीं ख्याल एरवन एम्पायर या कैलो एम्पायर में से कोई भी शख्स उसे रोक पाएगा। उसकी पावर जो है वो ग्रीन फ्लेम की और वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। और यहाँ पर हमें फिर दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा कुछ सोच रही होती है, कह रही होती है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ तो बहुत सारे लिविंग वेपन्स या तो मुझे बहुत सारे मैजिक स्टोन जमा करने पड़ेंगे या फिर मुझे बहुत सारे ऑर्डिनरी वेपन्स जमा करने पड़ेंगे। और जहाँ तक मुझे मालूम है हम इतने ज़्यादा मैजिक स्टोन जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या तो मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि मैजिक स्टोन्स को चेंज कर सकता हो।
लेकिन मेरे ख्याल से इसमें तो बहुत ज़्यादा स्टोन्स लगेंगे, और यहाँ पर हमें बताया जाता है जो उसकी ट्यूटर है वो आ चुकी है, वो उसे नोटिस करिए कि वो काफ़ी देर से किसी गहरी सोच में मुब्तला है। वो अचानक से थोड़ा नॉक करती है और फिदा को उसकी तरफ मुतवज्जो होती है, कहती ओह तो आप आ गई ट्यूटर। तो उसकी ट्यूटर कहती है हाँ मैं आ गई हूँ, ये देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए, जो ब्रेसलेट तुमने मुझे कही थी ना मंगवाने को। दरअसल इसने अपनी ट्यूटर से एक ब्रेसलेट मंगवाई थी जिसके अंदर मैजिक स्टोन लगाओ, तो उसकी ट्यूटर वही बनवा कर लाई है, ओके। और वो उसको वो ब्रेसलेट दिखाती है कि ये देखो ये यहाँ है, और ये वाकई बहुत क्यूट ब्रेसलेट है। फिर इसे लेती है और अपने हाथ में देखती है, और इससे पहले बोलती है लेकिन इसको बनाने वाला कौन है। तो अचानक से गेट खुलता है और सामने एक पर्सन आता है जो ट्यूटर है वो इंट्रोड्यूस करवाती है फिदक से कि ये जो है वो वर्णन है जिन्होंने तुम्हारी ब्रेसलेट को बनाया है, और कहती है ये वर्णन ही आज से तुम्हारे टीचर होंगे। तो फिदक बहुत सरप्राइज होकर बोलती है क्या ये वर्णन है, क्या ये वही है। और फिर वो अपनी सारी बुक्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है यार आप इन सब बुक्स के राइटर्स हैं। तो कहते हैं हाँ ये सब बुक मैंने ही लिखी हैं। तो कहती है क्या वाकई, ओ माय गॉड ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। मैं आपको बता नहीं सकती, इन किताबों ने मेरी बहुत मदद की है, मैंने इन सब किताबों को पढ़ा हुआ है। ओह माय गॉड मैं जल्दबाजी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने ही भूल गई। बाय द वे मैं, बस रुक जाओ, मुझे मालूम है तुम कौन हो, तुम प्रिलॉफ ख़ानदान की बड़ी बेटी फिदा प्रिलॉफ हो, और बेशक कोई क्यों ना जानेगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारी टीचर ने मुझे इतना टॉर्चर किया है तुम्हारे टीचर बनने के लिए। फिर जो है वो उसके एक्सप्रेशन और उसकी वे ऑफ टॉक को देख रहे, मतलब अगर आपने नोटिस नहीं किया तो उसका फेस देखो यार, वो कैसे बात कर रहा है बच्चों की तरह। तो इससे बहुत ज़्यादा शॉक होकर उसे देख रही होती है कि ये किस तरह का चाइल्डिशनेस है, ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। और वो कहता है मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक देख सकता हूँ तो इस लेडी मार्टेला ने मुझे बहुत फोर्स किया तुम्हें पढ़ाने के लिए। उसने कहा कि तुम एक जीनियस हो, कि मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे यही दिख रहा है कि एक लेडी है जिसको बस और बस एक हॉबी चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी इस बात में बहुत देर नहीं हुई कि मैं तुम्हारे फादर को बताऊँ कि तुम्हारे बेटी को कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। मार्टेला बोलती कि आप क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि आपको उससे पढ़ाना है, आपने इस बात पे अग्री भी किया था, तो अब आप ये क्या काम कर रहे हैं। अरे अरे रुक जाएं, आप दोनों बाद में लड़िएगा, पहले आप मुझे इस बात को एक्सप्लेन करेंगे क्या। मैं वैसे काफ़ी देर से सोच रही थी कि अगर मैं आपसे खुद पर्सनली मिल पाऊँ तो मैं इस बात का ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या चीज़ है, आपने से ऐसा एक्सप्लेन क्यों किया है इस पार्ट को यहाँ पर। मेरे ख्याल से इसे और भी आसानी से बताया जा सकता था, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये तो बहुत आसान है। इसे दरअसल ये नेचुरली बहुत डिफ़िकल्ट होगा एक बिगनर के लिए, बट ये इतना मुश्किल नहीं, तुम समझ जाओगी। बाय द वे वैसे भी मेरा नहीं ख्याल एक लेडी को इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या आप किन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, मेरा स्टेटस और जो मेरी मैजिकल इंजीनियरिंग की स्टडी है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं बहुत सीरियस हूँ अपनी इस पढ़ाई के मतलब, और मैं बहुत दिल लगा के पढ़ना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो मुझे पढ़ाने पर। क्या वाकई मार डाला, क्या तुम जब मुझे बोल रही थी कि ये पढ़ना चाहती है तो क्या तुम सीरियस थी। ऑब्वियसली मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। ओह मुझे तो लगा तुम बस मुझे इसे मुझ पर थोपना चाहती हो, एज बिकॉज मैंने सुना है ये बर्डन है सबके लिए। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें सिर्फ इसे एक दफ़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो गौर से सुनो। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप फिक्र मत करें, मैं तो लगा के पढ़ूँगी। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है, और नेक्स्ट मतलब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मेन लीड की सर्वेंट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या फिदा की जो सर्वेंट है वो बहुत घबराई होती है, और वो कहती है लेडी क्रिशा मतलब रेयाना आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और वो आकर बताती है फिदा को कि एक्चुअली लेडी रेयाना आई हुई है, तो काइंडली क्या आप उन्हें विज़िट कर सकती हैं। तो फिदा कहती है नहीं, मुझे अभी बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली अपने टीचर से पढ़ने की, तो क्या तुम उसे काइंडली मेरे रूम में वेट करने को कह सकती हो। और फिर कहती है हाँ ये वॉल के बाद हमारी फर्स्ट मीटिंग होने वाली है, और बेशक मुझे बहुत गुस्सा होगी, और मुझे उसे इंतज़ार करने का भी कहना पड़ा। ऑब्वियसली मैं इसे मिस नहीं करना चाहती, ये लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो रेयाना से बताया कि वो कह देती है खैर वो इंतज़ार करे, मैं अभी बिज़ी हूँ। फिर हमें फिदा का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर रेयाना जो है बैठी होती है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि क्या उसने मुझे इंतज़ार करने को कहा है। वो कहती है हाँ मैं तो वही कह रही हूँ जो उन्होंने मुझे करने को कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा ठीक है तुम जाओ, मुझे वैसे भी उससे कुछ इंपॉर्टेंट काम था, मैं वो काम के बगैर नहीं जा सकती, मैं इंतज़ार कर लूँगी, तुम ऐसा करना मेरे लिए चाय ले आओ। ओके। उफ, इस लड़की में कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड आता जा रहा है, देख रहे हो ये कैसे बदल रही है। उफ, ये अपनी बहन से भी ज़्यादा अनोइंग होती जा रही है। बाय द वे यहाँ कौन है। उफ, अभी गेट बज रहा है। ओह तो यहाँ पर जाहिर है लेडी क्रिशा आप यहाँ कब आई। ऑब्वियसली इससे तुम्हें क्या मैटर है,
बाय द वे मैं वो रात भूली नहीं हूँ जब तुमने मुझे कमरे में बंद किया था। और मुझे ये भी याद है कि जब फिदा के साथ एक लड़के ने, मतलब मेरे सर्वेंट ने बदतमीजी की थी, उसने उसका क्या हाल किया था। और तुम फिक्र मत करो, मैं वही हाल तुम्हारे साथ करने वाला। वैसे भी कृषा, यार गाइस मैं इसको बार बार कृषा और रेहाना मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसका नाम है असल में रेहाना कृषा। ओके, तो नॉवल में कहीं कहीं इसका नाम कृषा लिया गया, कहीं कहीं रेहाना लिया गया। ओके, बाय द वे आगे से मैं सिर्फ इसे रेहाना बोलने वाली हूँ। ओके, तो रेहाना कहती है मैं कभी किसी का उधार नहीं रखती, तो आज मैं फिदा का भी उधार चुकता कर दूंगी। और जाहिर जो है वो बेचारा बहुत डर जाता है, उसके बेचारे पे पसीना भी आना शुरू हो जाता है। और बताया उसके बाद वो बहुत अपनी ईविल हंसी दिखाते हुए उसे खींचते हुए अंदर लेके चली जाती है कि अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जब इस वीडियो का सेट वहीं से होता है जहाँ पर एंड हुआ था, मतलब कि जब फिदा के टीचर से पढ़ा रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं कि हाँ, फिदा कहती है हाँ मुझे सब कुछ अब अच्छे से समझ आ रहा है। तो कहते हैं हाँ अब मुझे समझाने के लिए ना ये वाला जो टॉपिक है तुम समझाने के लिए मुझे एक बुक की ज़रूरत होगी, तो क्या मैं ये बुक यूज़ कर सकता हूँ। तो वो कहती है हाँ सर आप आराम से यूज़ कीजिए। तो जैसे ही बुक उठाते हैं ना तो उनको उसके अंदर से एक पेपर गिरता है। तो ये क्या है। कहती उप्स। तो कहते हैं ये तुमने क्या बनाया है। कहती है वो जस्ट मैं बोर हो रही थी इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया ना। तो कहता है अच्छा, और ये क्या है क्या चीज़। तो कहती है मतलब कहते हैं कि अब इसको एक्सप्लेन करो ज़रा कि तुमने बनाया क्या, और जो भी तुमने इमेजिन किया मुझे बताओ। तो कहती है अच्छा, तो फिर ये फिर उसको सबको बताती है कि इस तरह इस पर पुल करेंगे तो यहाँ से ये होता है, और ऐसे करके इसको फायर करेंगे तो इसमें से एक फायर निकलती है और वगैरह वगैरह। तो कहते हैं ये वेपन जो है वो ये बहुत छोटा है, तो इससे कितनी बहुत कम पावर जनरेट होती होगी। कहती है हाँ ये है तो सही, लेकिन अगर हम इसमें डिफरेंट वो यूज़ करेंगे, डिफरेंट और इसके स्टोन्स यूज़ करेंगे तो पॉसिबल है। कहते हैं हाँ। कहती सर आप बहुत अमेजिंग है। तो वो जो टीचर होता है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है, सरप्राइज होकर कहता है इसने इतनी अमेजिंग, मतलब इतना अमेजिंग उसने वो वेपन बनाया है और फिर भी मुझे मुझे अमेजिंग कह रही है, क्योंकि इस टीचर को पता नहीं कि ये कॉमन वेपन है हमारे वर्ल्ड में और उसे इसका पता है, तो इसने उसको बता दिया। बट उस वर्ल्ड में जो चीज़ें कॉमन नहीं है वो इस टीचर ने मतलब आइडेंटिफाई किया और बताया, एक्सप्लोर किया। सो ऑब्वियसली ये अमेजिंग ज़्यादा है। खैर फिर वो कहती है मुझे नहीं लगता कि इसके अभी तक कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं इस पर कर सकूँगी, क्योंकि मैं इसमें इतना डैम श्योर नहीं हूँ कि वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा। कहती है हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस पर कैसे काम करते हैं, चलो एक साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद ये वो बहुत सरप्राइज हो जाएगा, कहते तुम ये अगर तुम बहुत अमेजिंग हो ना। तो इतना आंसर कहती है यार मैं तो हुई अमेजिंग ऑफ कोर्स। कहता है रियली मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से तुम्हारा डिज़ाइन ज़्यादा अमेजिंग है। और ये बात सुनने के बाद ना जो पता है उसके सारे के सारे तोते उड़ जाते हैं। वो बहुत शौक हो जाती है, लाइक मतलब उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन उसका है तो वो भी अमेजिंग है, बट असल में तो इवन दो फिदा की अच्छी खासी बेइज्जती कर देता है, बट वो कहता है कि चलो कोई नहीं हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और फिदा किसी बात से बड़ा खुश हो जाती है, चलो अगर मैंने इसको बना लिया तो मुझे अच्छा खासा वेपन मिल जाएगा बगैर मैजिकल स्टोन्स लगाए। तो इसी से बहुत खुश हो जाती है, मतलब अपनी बेइज्जती भूल जाती है वो। फिर जो टीचर होता है वो मार्टाला से बोलता है मार्टाला तुमने एक मैजिकल इंजीनियरिंग वाला ब्रेसलेट लिया था तो वो कहाँ है। कहती नहीं आपको कैसे पता। वो दरअसल वो कहता है नहीं नहीं तुम फालतू बहाने मत बनाओ, मुझे पता है तुमने लिया तो मुझे दे दो। तो कहती है वो मैं आपको क्यों दूँ, वो मैंने लिया था माई लेडी के लिए और वो मैंने उन्हें दे दिया। तो कहता है अच्छा ठीक है, और वैसे भी मुझे वो इसलिए नहीं चाहिए था, मैं दरअसल अपने स्टूडेंट को एक होमवर्क देना चाह रहा था एज असाइनमेंट, तो उसके लिए मुझे वापस चाहिए। विदक जो थी वो बहुत एक्साइटेड होती थी, वो ब्रेसलेट लेके खड़ी हो जाती है, इसका मास्टर से पूछता है तो कहता है मालूम है इसकी क्या एबिलिटीज़ हैं। तो कहती नो। कहता उफ, उसके मास्टर को इतना गुस्सा आता है कि उसके खाने से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वो कहता है अगर किसी को पता चलेगा कि तुम मेरी स्टूडेंट हो तो तुम तो मेरे नाम पे कितने धब्बे लगवाने वाली हो। खैर तुम्हारा ये टास्क है कि तुम्हें कल तक के या नेक्स्ट टास्क तक के देखना है कि इसकी की पावर क्या है, एक तो ब्रेसलेट की और दूसरा इसको यूज़ कैसे करते हैं। और वो उसको एज ये असाइनमेंट दे देता है, ये जो ब्रेसलेट है इसके अंदर जो जर्म्स जो लगा हुआ है उसकी पावर फाइंड करना, दूसरा इसको यूज़ कैसे करते हैं ये फाइंड करना। फिर बाहर निकलती है और वो सोच रही थी इन्होंने बोल तो दिया लेकिन मैं उसको फाइंड कैसे करूँगी, मुझे नहीं मालूम क्या करना है। तो वो देखती है सामने जो है उसकी नौकरानी खड़ी है और वो बहुत घबराई हुई है, मतलब उसके एक्सप्रेशन देख सकते हो आप, वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। फिर कहती है जैरन क्या हुआ तुम्हारे साथ, मतलब कुछ गलत है क्या वहाँ पर। और वो कहती माई लेडी वो, और वहाँ से आवाज़ आती है चलो ढक करके, मतलब बहुत तेज़ जैसे कुछ गिरा हो। और फिर जो बहुत शॉक हो जाता है, फिर कहती है वहाँ पे क्या हो रहा है, और ये कहते हैं वो अचानक से आगे बढ़ती है और वो जो पीछे है ना उसकी नौकरानी वो पूरी कोशिश करी कि उसको रोक ले, लेकिन फिर अचानक से आगे बढ़ती है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो सामने क्या देखती है कि जाहिर जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और वो खून में लिटरली लथपथ है, बहुत ज़्यादा खून है। और यहाँ पर कोई लड़की है जिसके हाथ में एक स्टिक है और वो कह रही है ओह फिदा तो तुम आ गई हो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ख़रीद के लाई हूँ। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैंने इसे तुमसे पहले इस्तेमाल कर लिया। और लिटरली फिदा के एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, वो हैरान है कि कर क्या रही हो और इसने क्या कर दिया जाहिर का हाल।
ये चीप लड़की यहाँ पे रुकती नहीं है। ये आगे कहती है तुम्हें पता है उन लोगों ने इसको इतने स्पेशल मटेरियल से बनाया है कि वो लोग कहते हैं कि इसकी स्पेशलिटी ये कि जब भी किसी को लगता है ना तो इसका जो इसकी वजह से पेन होता है ना वो बोन मैरोस तक पहुँचता है। और तुम्हें एक फ़नी बात बताऊँ इसके बारे में, जब इससे मैं किसी को मारती हूँ ना तो इससे जो साउंड निकलता है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। और इतनी डिस्गस्टिंग बात ये पिता के सामने कर रही होती है, कहती है तुम देखना चाहती हो, एक मिनट में तुम्हें दिखाती हूँ। और ये बोल के इतनी ज़ोर से वो ऊपर करती है और जहर बेचारा बस देख रहा होता है। वो धड़क करके बहुत खींच के फोर्सफुली उसको मारती है, उसके बाजू से खून निकलना शुरू हो जाता है। और फिर अचानक से होती है कि ये क्या हो रहा है, और अचानक से सामने आती है फिदक, कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये कहकर उसके मुंह पे रख के चमाट मारती है और वह ज़मीन पे गिर जाती है। और जाहिर शौक होकर देख रहा होता है कि इसने क्या कर दिया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया मेरे लिए। उसका एक थप्पड़ खाते ही जो रेहाना होती है ना, ये धड़म करके ज़मीन पे गिर जाती है। ओके, और उसके बाद वो कहती है फिदा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब सब डिस्गस्टिंग हरकतें ये करती है और सामने फिदा को बोल रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और फिदा यहाँ पे रुकती नहीं है, फिदा उठाती है वो जो वही चीज़ जिससे वो जाहिर को मारी थी उठाती है और खींच के इसे जाके सर के सर पे ऊपर मारने लगती है। और फ़ौरन ही रुक जाती है, मतलब बिल्कुल सर के पास पहुँच के रुक जाती है। कहती है तुम इतनी डिस्गस्टिंग चीज़ तो मेरे लिए एज ए गिफ्ट लाई हो। अब जो मेरे जहन में तुम्हारी इमेज थी ना वो और भी ज़्यादा वल्गर बन गई है। कहती वल्गर, वल्गर से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम भूल गई तुमने भी तो ये किया था। कहती भले से मैंने जो भी किया था, लेकिन अगर तुम मेरे लोगों के साथ ये करोगी तो हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। कहते कंटिन्यू करते हुए कहती है कि और वो मैंने 5 में किया था और जहाँ तक मुझे याद है इसके बाद मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर कोई मेरे लोगों के साथ कुछ बुरा करेगा तो उसका अंत बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और जाहिर जो है वो शॉकिंगली उसे देख रहा होता है कि ये कैसे कर रही, मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो यार, और वो उससे लड़ रही है। अच्छा तो तुम मुझे बुरा कह रही हो और तुम क्या बिगाड़ लोगी मेरा, क्या करोगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सोशल इमेज को ख़राब कर दोगी, कर दो, आई डोंट केयर। क्या ये वो आखिरी चीज़ थी जो तुम जिसके बारे में सोच पाई? शायद तुम भूल रही हो मैं कौन हूँ। मैं ब्रिलॉफ की डॉटर हूँ और शायद बड़ी वाली। तो तुम जानती नहीं मैं कहाँ कहाँ तक जा सकती हूँ। मैं अपनी हर चीज़ को इस्तेमाल करूँगी तुम्हें क्रश करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। ये जो रेहान है ये इतना डर जाती है कि इसका हाथ कांप रहे होते हैं और ये कहती है तो फिर क्या, तुम भूल रही हो मैं भी उनकी डॉटर हूँ, मतलब अपने घर का नाम लेके कि मैं उस घर की डॉटर हूँ। और कम से कम मेरा घर इतना कम तो नहीं कि मैं एक गुलाम से मेरा कंपैरिजन हो, मैं इस गुलाम से तो बढ़कर ही हूँ। वो कहती है ठीक है तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो जो रेहाना होती है वो बहुत गुस्सा होती है और खड़ी होती है और कहती है तुम देखो अब मैं तुम्हें कैसे रेगरेट करवाती हूँ आज के इवेंट की वजह से, आज जो तुमने मेरे साथ किया तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है मैं भी देख रही हूँ कब तक तुम मुझे रेगरेट करवाने वाली हो। और उसके बाद वो चली जाती है गेट बंद करके और फिदक वहीं खड़ी रहती है। और फिदक मुड़ के देखती है जाहिर, वो फ़ौरन ही जाहिर की तरफ बैठती है और जाहिर से कहती है जाहिर कि तुम ठीक हो, तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी है, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम खड़े हो। और फ़ौरन कहती है जरिन जाओ डॉक्टर को बुला कराओ, इसे बहुत चोट लगी है, जाओ जल्दी जाओ। और वो कहती है यस मैं रेडी। और कहती है मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़े हो जाओ। और जाहिर बोलता है क्यों 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 तुमने मेरी मदद की। और वो बस ऐसे शॉकिंगली देख रही थी कि क्या, कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम क्यों अच्छी बन रही हो, तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो। और वो कहती थी क्यों, और वो देखती है, देखते देखते जाहिर जो है वो बेहोश हो जाता है और वो बस चीख रही होती है कि जाहिर कोशिश करो जागने की, जाहिर होश में आओ। एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें किसी की टांगें दिखाई जाती हैं और ये और कोई नहीं जाहिर होता है जो भाग रहा होता है, बहुत हाँफ रहा होता है, उसे बहुत पसीना आ रहा होता है। वो कहता है फिर से यही ड्रीम, और हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो उसके पीछे पड़े होते हैं पिछले ड्रीम की तरह। वो कहता है इस दफ़ा नहीं, मैं इस दफ़ा भी नहीं पकड़ा जाऊँगा। और फिर अचानक वो कहता है इस दफ़ा मेरा जिस्म पता नहीं क्यों भारी हो रहा है। और कहता है मेरी स्पीड, मुझे क्या हो गया, मैं रुक रहा हूँ, मुझे लगता है मैं पकड़ा जाऊँगा। अचानक से उसकी तरफ किसी का हाथ बढ़ रहा होता है और उसे डंडी से अपनी तरफ खींच लेता है। और यहाँ ये कोई और नहीं फिदक होती है, वो उसे कहती है खामोश हो जाओ। और वह कहती है बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो। और वो उसे देख रहा होता है, अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो देखता है उसके सर पे कोई कपड़ा रखा होता है और वो अपने बेड के ऊपर होता है। जाहिर अपने मुँह से वो गीला कपड़ा उठाते हुए कहता है वेट टॉवल, और सामने फिदक बैठी होती है और कहती है ओह फाइनली तुम्हें होश आ गया। वो कहती है क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है। कहता है हाँ लेकिन मुझे क्या हुआ था। कहती है तुम याद नहीं तुम बेहोश हो गए थे। कहता है ओह हाँ मुझे याद आया, लेडी क्रिशा उन्होंने मुझे मारा था। उसके बाद वो अपने बाजू को पकड़ते कहते हैं मैंने अपने बाजू में बहुत जान जमा की थी, मतलब मैं फुल रेडी था लेकिन फिर भी ये बहुत बुरा था। और कहता है उफ मुझे दर्द हो रही है, मुझे ये जगह
उसे जल्दी छोड़नी पड़ेगी जितना मैंने सोचा था। फिर वो कहता है अगर लोगों को पता चला मेरे साथ ये हुआ, लोग मुझे देखने आएंगे। और इतने में उसके माथे के ऊपर फिदा अपना हाथ रखती है और एक हाथ अपने माथे के ऊपर रखती है। वो कहता है ये आप क्या कर रही हैं? कहती है मैं टेम्परेचर देख रही हूँ। ओह थैंक गॉड, तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो शुगर है कम हो गया, तुम बहुत ज़्यादा फीवर में थे काफ़ी टाइम से। ज़ाहिर कहता है अगर आपने बुखार देख लिया है तो प्लीज़ अपना हाथ हटा लें, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। वो पहले से देखती कहती हाँ, और फिर दोबारा उसके सर पे हाथ रख देती है और कहती है पता नहीं क्यों मुझे ऐसे टीज़ करने में मज़ा आ रहा है। और कहती है एक सेकंड, मैं अगर तुम्हारे को ऐसे गीला छोड़ दूँगी तो तुम फिर से बुखार में ना आ जाओ, तुम्हें फिर से बुखार ना हो जाए, वेट मैं तुम्हारी शर्ट निकाल देती हूँ। और उसकी शर्ट निकालने लगती है। वो कहते हैं ये क्या करिए, और फ़ौरन उसका हाथ रख पकड़ लेता। कहते हैं नहीं रुकिए, मैं खुद ये कर लूँगा आप जब जाएंगी। कहती क्यों? लेकिन ये तो मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी दफ़ा होगा कि तुम मेरे सामने मेरी अपनी शर्ट उतार रहे हो, क्योंकि जब ये मारती थी फिदा को से पहले तब भी तो शर्ट उतार के मारती थी ना इसे, इसलिए। जाहिर कहते हैं नहीं नहीं पहले से मुख्तलिफ होगा, प्लीज़ मत कीजिए। वो कहती है क्या क्या मुख्तलिफ क्या है इसमें? तो वो कहती है, कहता है पता नहीं। कहती है क्या तुम्हारी फीलिंग, तुम शर्मा क्यों रहे हो? कहते हैं नहीं मैं नहीं शर्मा रहा। कहती है तुम शर्मा रहे हो। कहता है आप हंस क्यों रही हैं? कहती है वो बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें टीज़ कर रही थी, तुम ऐसे कर रहे हो, इतना अजीब रिएक्शन दे रहे हो, पहले तुमने कभी ऐसा नहीं किया इसलिए बस। और प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि मैं तुम्हें तुम्हारी शर्ट वाकई उतारने वाली थी, मैं तुम्हें तो बस तंग कर रही थी। वो अभी भी फिदा को देख रहा होता है तो फिदा कहती है यार बस करो, मुझ मेरा यकीन करो, अगर मैं कुछ ऐसा करती तो फिर ये मेरे फादर के लिए प्रॉब्लम ना होती और वो मुझे डांटते ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। और फिर बताया कि ज़ाहिर जब कुछ सोच रहा है, जब वो फिदा रेहाना यानी कि क्रिशा को डांट रही थी और कह रही थी कि तुम मेरे लोगों के ऊपर एक उंगली से रख के देखो, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि तुम एक फिंगर से बहुत ज़्यादा कुछ खोगी और मैं इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। तो फिर ज़ाहिर जो है वो फिदा का हाथ पकड़ लेता है, कहता है मिस आपने ये क्यों किया था? वो कहती क्या मुझे माफ़ करना, क्या मेरे प्रैंक ने तुम्हें तंग कर दिया? कहता है नहीं मैं आपके प्रैंक के बारे में बात नहीं कर रहा, आपने वो जो लेडी क्रिशा के साथ किया, आपने ऐसा क्यों किया था? फिर विदक ज़ाहिर की तरफ देखती है और कहती है मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है, जब क्रिशा तुम्हारे पास आई थी तुमने उस सिचुएशन को रेजिस्ट क्यों नहीं किया? फिर ज़ाहिर कहता है क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं रेजिस्ट करूँगा तो वो आपके साथ और भी बुरा सलूक करेंगी। और फिदा कहती है अगर वो ऐसा करती तो फिर मैं और भी ज़्यादा तुम्हारा साथ देती। फिदा कहती है मैं तुम्हें किसी दफ़ा बता चुकी हूँ, तुम मेरे पर्सन हो, तुम मेरे लोगों में से हो और मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी कि कोई तुम्हें हर्ट करे। और ज़ाहिर ये बातें सुनिए बहुत खुश होता है और कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके लोगों में से हूँ। और ये बात सुन के फिदा को भी बहुत खुशी होती है और कहती है शुक्र है तुम्हें समझ आ गई मेरी बात। और फिर वो बहुत हैप्पी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वो कहती है एक बात को तुम स्ट्रेटली समझ लो, जो गलतियाँ मैंने पास्ट में की मैं वो दोबारा नहीं करूँगी, मैं वो फालतू गेम्स दोबारा नहीं खेलने वाली, तो तुम मेरी तरफ से एटलीस्ट रिलैक्स हो सकते हो। और फिर उसको कहती है ज़ाहिर लेकिन प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ोगे? और फिर उसका हाथ छोड़ देता है, कहता है ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर जैसे ही ज़ाहिर उसका हाथ छोड़ता है वो ब्रेसलेट देखता है, वो कहता है मिस आपने ये क्या पहना हुआ है? वो कहते हैं ये ब्रेसलेट है। कहता है आपको नहीं मालूम ये बहुत डेंजरस है, आपने इसे क्यों पहना हुआ है? वो कहती है वो दरअसल मुझे इसके बारे में होमवर्क मिला है। कहता है होमवर्क, कैसा होमवर्क? कहती है दरअसल आजकल मैं मैजिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रही हूँ, तो मेरे टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है ताकि मैं मालूम करूँ इस ब्रेसलेट की एलिमेंटल पावर क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं। ज़ाहिर बताता है कि ये चूँकि इसका कलर जो है वो वाइट है तो इसका मतलब इसके अंदर लाइटिंग पावर है, और चूँकि ये सिल्वर का बना हुआ है इसका मतलब ये है कि जो स्टोन है मैजिकल स्टोन ये इतना कोई इम्पोर्टेंट स्टोन नहीं है। फिर वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता कि आपको मालूम है इसके ऊपर कुछ लॉक्स लगे होते हैं और अगर वो लॉक गलत डाले जाएँ तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है, आपको ही मालूम है ना? फिर बड़ी इफिशिएंसी दिखाता है उसके सामने, हाँ मुझे मालूम है, वैसे भी भले से मुझे उसको यूज़ करना आ रहा था, मैं इसकी थियोरी में बहुत अच्छी हूँ। तो कहता है क्या जबकि आपको मालूम है ये इतना रिस्की है, क्या फिर भी आप ये करना चाहेंगी? वो कहती है हाँ मैं करूँगी, मुझे ये पसंद है। कहता है ठीक है फिर खुद से कीजिए सर। वो कहती है हाँ ज़ाहिर क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? किसने कहा मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है? कहती है हाँ तुम सच तो नहीं बोल रहे? ठीक है जो भी सोचना है सोचते रहिए आप। ठीक है ज़ाहिर फिर मैं चलती हूँ, चूँकि तुम जाग चुके हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तुम मुझे बुला सकते हो। ओके। फिर कैमरा जूम होता है और ज़ाहिर की शक्ल करीब से दिखाई जाती है और वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, फिर कि वही बात याद करता है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई तुम्हें तकलीफ पहुँचाए, तुम मेरे लोगों में से हो। और ज़ाहिर कहता है मुझे यकीन नहीं आता, मैं इन वर्ड्स की वजह से बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और यस गाइस यही थी आज की एपिसोड नंबर 15।
इसी में एपिसोड 16 भी इंक्लूड कर रही हूँ मैं। तो एपिसोड 16 का स्टार्ट हो रहा है और विदा कहती है कि जब ज़ाहिर बेहोश भी था तब भी मैं अपने होमवर्क पे काम ही कर रही थी, और जहाँ तक मुझे पता चला है अगर इस ब्रेसलेट का कोई ओनर है तो फिर से ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। और तब क्या अगर मैं ही वो पहली शख्स हूँ जिसने इसे पहना है, क्या मुझे इसके ऊपर अपने खून का एक कतरा गिरा के देखना चाहिए? लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर इसका कोई ओनर हुआ तो फिर तो ये एक्सप्लोर हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी। और मुझे यकीन है मेरे मास्टर मुझे इतना रिस्की टास्क थोड़ी दे सकते। वो थोड़ी ना मेरी लाइफ की 50-50 अपॉर्चुनिटी टेस्ट करने के लिए आए। क्या क्या करूँ मैं? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और इसी सवाल से मेरी स्टार्टिंग होती है, लेकिन जवाब मिल ही नहीं रहा। इसके कलर और इसकी यूज़ को देखूं, मतलब ये सिल्वर में बना हुआ है तो बेशक ये यही दिखाता है कि इसके अंदर लाइट पावर है। बेशक ये जवाब है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही मास्टर को नहीं बता सकती। वो कहेंगे तुमने इसको यूज़ करे देखे बगैर ही बोल दिया। बेशक एक बेवकूफ़ी भरा जवाब होगा, मास्टर को तो यही लगेगा मैं तो कोई तुक्का लगा रही हूँ, एज बिकॉज मेरे पास कोई एविडेंस नहीं हो। और हाँ, इस पर खून गिराना ये बहुत ख़तरनाक होगा, मैं ये नहीं करूँगी। अब जो चीज़ रह गई है वो यही है कि मैं इस ब्रेसलेट को डिसमेंटल करूं और देखूं कि इसका कोई ऑनर है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं अपना खून गिरा कर देख सकती हूँ इसकी पावर्स को। ऑल राइट, फिर एक दफ़ा कोशिश करके देखती हूँ। हमें फिर का हार्ड वर्क दिखाया जाता है। वो पहले एक बुक निकालती है, उसके बाद उसको दूरबीन से देखती है, उसके बाद उस बेचारे की हालत आप उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल देख सकते हो। वो जाहिर से पूछेगा तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ, लेकिन इस वक्त फिर तक बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। फिर उसके बाद जब उसे कोई खाने के लिए पूछना आता है, वो कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, बाद में खाऊंगी। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हुई हुई हैं। तो सब जो है वो बहुत परेशान है। ज़ाहिर आ रहा होता है तो सामने उसकी वो जो दूसरी वो है मेड है वो खड़ी होती है। वो बोलती है ज़ाहिर तुमने क्या फिदा को देखा, मैडम को देखा, क्या वो ठीक है? तुम्हें पता है मैं आज उनके लिए खाना लेके गई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, वो कब से जाग रही हैं, वो पढ़ी जा रही हैं, उन्हें क्या हो गया है? क्या वो कब से भूखी हैं? काफ़ी टाइम से। क्या तुम मुझे अलाउ करोगी जाना अंदर? मैं देख कर आता हूँ। नॉक नॉक। मैम, क्या बाहर नहीं आने वाली? तो मैं अंदर आ सकता हूँ? ऐसे खाने को मना करते रहना सही नहीं होगा आपके लिए। तो यहाँ पर हमें फिर दिखाई जाती है जो बिल्कुल वर्कहॉलिक और बिल्कुल पैशनेटेड लग रही होती है कि बस सब कुछ करके रहूँगी। और वो कहती है बस खाने को दरवाजे पे छोड़ दो, मैं ले लूँगी, बाद में मैं खा लूँगी। वो कहता है पहले भी आपने जो कहा था खाने को दरवाजे पे छोड़ने का, वो अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। आप अगर अब खाना खाने बाहर ना आई तो मैं आपकी शिकायत मास्टर से लगाऊंगा। फिर फिदक जो जो पीछे मेड होती है उसकी, वो डर जाती है इसकी बात सुन के, ये मास्टर को धमकी दे रही, माई लेडी को धमकी दे रहा है, मतलब माई लेडी से मारना ना शुरू कर दिया कर। तो फिदक उसकी बात के बारे में सोचती है कि मुझे धमका रहा है, और फिर वो अपने मास्टर को इमेजिन करती है जैसे कहता है तुम 7 दिनों से खाना नहीं खा रही, तो क्या मैं तुम्हारी मैजिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई छुड़वा दूँ? और फिर उस बात को सोचते हुए वो कहती है उफ, तो फिर मुझे इसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और वो खड़ी होती है और बाहर आती है, कहती तो मुझे तुम धमका रहे थे, इस तरह मुझे धमकाने से कुछ ठीक नहीं होगा, चलो जो टेबल है उस अंदर रखो खाने की। वो कहता है ठीक है। इतने में पीछे से वो जो दूसरी वाली मेड है वो आ जाती है और वो कहती है माई लेडी शुक्र है आप उठ गई, अगर आप ऐसे ही बैठ रहती तो आप तो बेहोश हो जाती। और फिर वो फ़ौरन से लाइट खोलती है, प्यारा सा टेबल से जाती है और फ़ौरन उसके बाल बनाना, उसके हाथ साफ करना, सब कुछ सेटल करना, वो सब कुछ सेटल करके देती है और कहती है प्लीज़ खाना खाइए, मुझे तो लगता है आप मर जाएंगी। ऐसे अपनी मेड की इतनी सारी बातें सुनने के बाद फिर कहती है जा रहे हैं। वो कहती है यस माई लेडी। वो कहती है तुम्हें क्या कोई काम नहीं? कहती है नहीं। कहती है क्या तो फिर तुम बाहर जा सकती हो, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं स्ट्रेस से ही कोलैप्स होने वाली हूँ। तुम इतनी बोल रही हो, मेरा सर फटना शुरू हो गया उसकी वजह से। वो कहती है ओके माई लेडी, मैं बाहर इंतज़ार करती हूँ, आपको कुछ भी चाहिए हो प्लीज़ मुझे बुला लीजिएगा। वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो खाना खाना शुरू करती है और वो कहती है अगर मैं नोटिस करूँ जब से मैंने ज़ाहिर के साथ खाना शुरू किया है, जो शेफ़ है वो 2 प्लेट्स बनाता है हमारे लिए। फिर वो ज़ाहिर से पूछती है तो सब कुछ कैसा जा रहा है? वो कहता है ठीक जैसा कि पहले होता था। कहती तो मतलब तुम सब सही कर रहे हो, सब अच्छा हो गया? वो कहता है जी। और कहती है ओह मुझे इसकी आदत हो चुकी है, मैं से कुछ भी कहूँ ये मुझे यह करके ही जवाब देता है। और नीचे में क्यूट सा ज़ाहिर दिखाया जाता है जो वो कुछ भी कह रही है, वो कह रहा है से ये फिर वो कहती है लेकिन अगर मैं नोटिस करूँ ज़ाहिर को तो थोड़ा तो बदला है पहले से। फिर वो ज़ाहिर से कहती है कि ज़ाहिर शायद मैं अपना अगला खाना भी छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत काम है करने को, तो मैं शेफ़ को बता दूँगी कि वो तुम्हारा खाना अलग से बना के भिजवा दे और प्लीज़ खाना खा लेना टाइम पर। समझ आ गया? कहता है यस समझ आ गया।
उसके बाद वो उठता है और टेबल ले जा रहा होता है और फिर मुड़ता है, कहता है मिस। कहती हूँ। वो कहता है जब आप भी अकेले खाना खाएं तो ध्यान से खाइएगा, प्लीज़ अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत कीजिएगा। वो पहले तो देखती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है, और फिर वो वो करके चला जाता है। फिर फिजा कहती है ज़ाहिर कुछ अजीब लग रहा है, खैर मैं अपना होमवर्क एक दफ़ा ख़त्म कर लूँ फिर मैं उससे इसके बारे में पूछूंगी। और फिर हमें ज़ाहिर दिखाया जाता है जो कि घर छोड़ने की तैयारी में है, एज बिकॉज वो पहले बता चुका है कि उसे घर छोड़ना होगा, तो इसलिए वो थोड़ा वरिड है फिदा के बारे में। फिर बताया फिदा कहती है अब मुझे पता चल गया है जैसे कि इसका कोई मालिक नहीं है तो मुझे उसके ऊपर वो टेस्ट करना ही पड़ेगा, और मेरे ख्याल से इसके लिए इतना घर से दूर आना काफ़ी होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसका ट्राई इधर पैलेस में करूँ सो दैट इसकी वजह से किसी और को परेशानी हो। फिर वहाँ वो देखती है वो खड़ा होता है, वो बोलती है वहाँ कौन है, और यहाँ पर एक लड़का होता है जो बिल्कुल सेम टू सेम मुझे तो जाहिर की तरह ही लग रहा है, लेकिन इसका नाम यहाँ पे जैन बताया गया है। फिर बोलती है ओ जैन, ये ना दरअसल इसकी खानदान ब्रिलॉफ फैमिली का ना वो है नाइट है जो इसकी ब्रिलॉफ फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमें वो जैन के बारे में थोड़ा बहुत बताती है कि नॉवल में इसका इतना जिक्र नहीं था, लेकिन ये बाहर के एम्पायर में तो नहीं लेकिन हमारी एम्पायर में बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी स्वॉर्डमैनशिप की वजह से। फिर वो देख कहती है कि मुझे जैन को पहले ही बता देना चाहिए, इससे पहले वो कुछ गलतफहमी पाले अपने जहन में। वो कुछ बोलने लगती है इससे पहले उसे किसी और के पाँव दिखते हैं, और वहाँ पर खड़ा होता है जाहिर। कहती ओह जाहिर, ये यहाँ क्या कर रहा है, तो इसका मतलब जैन जाहिर से बात कर रहा है मुझसे नहीं। जैन पूछता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बताओगे इससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूँ। जाहिर उसे बस देख रहा होता है और कुछ नहीं बोलता। कहती ये बैग, क्या वो क्या वो इसीलिए कह रहा था कि आप जब भी अकेले खाना खाएं खाना ध्यान से खाइएगा। अच्छा मुझे नहीं पता ये अभी इस वक्त वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मुझे इसे टेस्ट करना होगा। और फिर वो अपने हाथ को काटती है और इससे खून का कतरा अपनी ब्रेसलेट पे लगाती है, और तभी वो काम करता है और उसमें से बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है। विदक फ़ौरन से जाहिर के सामने आ जाती है और जाहिर से कहती है जाहिर। जाहिर उसे देखता है, जाहिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, खैर पहले मेरे पीछे आओ। साढ़े होता है और फिदा को जाहिर का हाथ पकड़ के उसे कहीं लेके जा रही होती है, और जाहिर कह रहा होता है आज ही क्यों, उस लड़के से ही मुझे क्यों भिड़ना था, अगर मैं उस लड़के के साथ लड़ता भी तो मेरा नहीं ख्याल में जीत पाता उस लड़के से। उफ, क्या मैं आराम से निकल नहीं सकता था, क्या इस वक्त मुझे इनका हाथ छुड़वा कर भाग जाना चाहिए। हाँ मैं हाथ छुड़वा के भाग सकता हूँ। जाहिर अभी के लिए तुम मेरे कमरे में छुप जाओ, यही बेहतर होगा। उफ, शुक्र है हम बच गए। तुम, क्या तुम भाग रहे थे, हेजिटेट होते हुए कहता है जी मैं भागने वाला था। उसके बाद कहता है अब मैं नहीं बचने वाला। वो अब तक मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी अभी जो मैंने काम किया मुझे यकीन है मुझे बहुत मारेगी, और मुझे नहीं लगता वो वापस मेरे साथ कभी भी वैसे अच्छी दोबारा होगी। हाँ वो गुड रिलेशनशिप, मेरा नहीं ख्याल हम दोबारा उन गुड टर्म्स में आ सकेंगे। तो फिर तक बोलती पीछे से तुमने मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं होने दिया कि तुम भागने वाले हो यहाँ से, तुम इतना इंपॉर्टेंट प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे बताया भी नहीं तुमने, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और वो ये कहते हुए कुछ ज्वेलरीज अपनी वो जो ड्रॉर है उससे निकाल रही होती है। भाई जैसे ही ये बात सुनता है वो कहता है सॉरी सॉरी माय लेडी मुझे माफ़ कर दें। वो कहती है क्या, मुझे अपना बैग दो। कहते ये लीजिए। कहती है तो तुम इतने कम पैसे के साथ कब तक छुपने वाले थे, तुम अगर यहाँ से भाग रहे थे तो कम से कम इतने पैसे तो लेके जाओ कि सरवाइव कर सको। अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं तो पूरा का पूरा पैलेस जो है अपने बैग में रख लेती। क्या आप मुझे कह रही हैं कि मैं चोरी करूं, तुम भागने वाले थे ना जी, तो तुम्हें नहीं पता भागने वाले की सज़ा क्या है, उसकी टांगे और उसके हाथ काट दिए जाते हैं, और अगर इसमें चोरी भी ऐड हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हारी सज़ा में कुछ कमी पेशी होगी या वो पड़ेगी, तो इसमें बुराई क्या है। तब तक जाहिर से कहती है ये लो अब इसे पकड़ो भी। वो कहता है क्या मतलब आप ये क्यों कर रही हैं। वो कहती है ऑब्वियसली जैसे कि तुमने कहा तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम्हारी पास भागने में मदद कर रही हूँ। आप मेरी भागने में मदद क्यों कर रही हैं, क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हें भागना है और तुम्हारे सर्वाइव करने के लिए इतने पैसे तो ज़रूरी हैं ही। कहती क्यों, आपने कहा था कि आप मेरी बॉडी के बारे में जानना चाहती हैं, आप जानना चाहती हैं कि कैसे किसी पावर को लिया जाए। मुझे सब कुछ नहीं पता लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ जितना मुझे मालूम है, जितना भी मुझे मालूम है आपको सब बता दूंगा। क्या, तुम्हें अभी तुम्हें अभी लगता है कि मैं वैसी ही हूँ, नहीं मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए अब। हाँ मुझे पता है तुम्हारे लिए बात पे यकीन करना कि मैं बदल गई हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम इसे ऐसे कह सकते हो कि पहले मैंने तुम्हारी मदद कुछ इंटेंशन से ही की थी, लेकिन बाद में तुम्हारी स्ट्रगल को देखकर, तुम्हारी हार्ड वर्किंग को देखकर, तुम्हारी तुम्हारे को देखकर मुझे रियलाइज हुआ तुम एक ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बॉय हो, बस एक आम लड़के हो। एक आम लड़का,
हाँ, फिर जो भी मेरी इंटेंशन थी तुम्हें लेकर वो सब गायब हो गई बस। क्या क्या बस इतना ही? ऑफ कोर्स अगर अब तुम इसके बारे में मुझसे कुछ और पूछोगे भी तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा। वो जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है वैसे ही गेट पे कुछ आवाज़ होती है और स्मिता कहती है मुझे लगता है कोई जाग गया है। वेट, मुझे मालूम है कि तुम भागना चाहते हो और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी, लेकिन आज का दिन मेरा नहीं खाएगी, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए एक मौका तलाश करूंगी भागने का, लेकिन बस तब तक के लिए तुम जितना खाना और जितने पैसे जमा कर सकते हो भागने के लिए तुम करके रखो। मैं तुम्हारे लिए ये जो रोप है इसे तुम्हें पहना देती हूँ। और वो कहती है आगे झुको, और वो आराम से उसको रोप पहना देती है। वो कहती है अगर तुम मुझे बता देते कि तुम भागने वाले हो तो ज़्यादा बेहतर होता। कहते हैं इससे माय लेडी आपको हर्ट नहीं हुआ? वो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए कि तुम बस दूसरों के आगे पकड़े ना जाओ। मैं बस थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट। क्या आप मेरी मदद वाकई करना चाहती हैं? ऑफ कोर्स मैं मदद करना चाहती हूँ, तभी तो मैं ये सब कर रही हूँ, वरना मैं ये सब क्यों करती? और ये लो, ये हो गया। वैसे वैसे सच कहूँ तो मैं कुछ और चाहती थी, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ है कि तुम चाहते हो यहाँ से भागना, तो मैं क्या चाहती हूँ मैटर नहीं करता। मैं चाहती थी कि बस बस तुम खुश रहो। मैं चाहती थी तुम हमेशा मेरे साइड रहो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन खैर छोड़ो, अब तुम जाओ। और हो सके तो बैक डोर का इस्तेमाल करना, सामने से जाओगे तो ऐसा ना हो वो तुम्हें पकड़ ले। जहन से ध्यान जहन से बच के ध्यान से। और ये कह के वो गेट बंद कर देती। यहाँ जो वो होता है ज़ाहिर होता है वो अकेला होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, और वो बस उसकी बातें सोच रही होता है कि ये लो मनी लो, पैसे लेके भागो। और उसकी केयरिंग नेचर उसे याद आ रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। और अचानक चलते चलते उसके बारे में सोचते चलते चलते बस विदा के बारे में सोच रहा होता है। अचानक से वो अपना रुक जाता है, अपने हाथों को अपने मुंह पर रखता है, फिर उसके बाद अपने हाथों की तरफ देखना शुरू कर देता है। और उसकी फेस से वो बेचारा बहुत उदास दिख रहा है। शायद वो भी अब नहीं चाहता कि वो छोड़ के जाए इस जगह को। एपिसोड के स्टार्ट में फिदा कहती है और बस सुबह हुई और मैंने बस इस तरह का दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कल रात को क्या हुआ, और जो भी हुआ वो बस एक झूठ था। सडनली उसकी गेट पे कोई नॉक करता है और कहता है कि माय लेडी, जो फैमिली हेड है वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है, और वो उठती है और गेट तक जाती है। गेट खोलती है तो सामने जैन होता है जो कहता है कि माय लेडी मैं आपको स्कॉट करूंगा उनके ऑफिस तक के। तो बताया फिदक जो है वो जैन के साथ जा रही होती है और वो कहती है हाँ, नॉवल में बताया गया था कि जैन जो है वो बहुत कम बोलता है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर वो उस गेट तक पहुंच जाते हैं और जैन उस गेट में नॉक करता है और कहता है एक्चुअली सर वो आ चुकी हैं लेडी। तो फिदा कहती है वैसे ये हद तक जाहिर की तरह दिखता है। और फिर उसका फादर जो अंदर बैठा होता है वो कहता है ओके उसको कहो अंदर आ जाए। उस वक्त वो गेट खोलता है और वो कहता है प्लीज़ माय लेडी अंदर जाए, और उसको कोई इतना डरावना लग रहा होता है ना कि पिता कहते हैं नहीं मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ, ये बिल्कुल भी जाहिर की तरह नहीं दिखता, ये तो बहुत डरावना लग रहा है। तो कहती श्योर थैंक्स, और ये कह के वो अंदर चली जाती है। वो कहती फादर, तो उसका फादर बोलता है कि ओके तुम थोड़ी देर बैठो मुझे कुछ काम है फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। वो कहती है इनका चेहरा, क्या ये ठीक है? और फिर वो कहती है ठीक है आप अपना वक्त लीजिए मैं इंतज़ार करती हूँ। और वहाँ बैठ जाती है। कहती है ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काफ़ी वक्त से सोई नहीं हुई है, इनके पास बहुत ज़्यादा काम है करने को? वो कहता है फिर उसका फादर कहता है फिर दरअसल जैन ने मुझे बताया कि उसने कल कुछ सस्पेक्टिव देखा था और उसको बचाने के लिए किसी ने लाइट मैजिक का यूज़ किया। तो पता कहती है क्या उससे पता चल गया? फिर वो कहता है क्या कल रात के बारे में तुम्हें मुझे कुछ बताना है? तो फिदक सोचते हुए कहती है क्या मुझे बता देना चाहिए? फिर वो कहती है यस वो मैं ही थी जिसने कल मैजिक यूज़ किया था डिस्ट्रैक्शन के तौर पर। और वो कहती है अगर मैं इनसे झूठ बोलती तो चीज़ें और भी बिगड़ सकती थी। तो उसके बाद ये कहता है जहाँ तक मार्टेला ने मुझे बताया कि तुम्हारी जो ब्रेसलेट है वो अभी तक इम्प्रिंट नहीं हुई है। तो कहती है हाँ, मेरे जो टीचर है उन्होंने मुझे होमवर्क दिया था कि तुम इसकी एबिलिटी फाइंड करो और बताओ कि इसका मतलब इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं वही कर रही थी और मेरी रिसर्च में मैंने कुछ फॉर्मूला लगाए, तो मुझे पता चल गया इसको कैसे इम्प्रिंट करना है। और मैं बस उसी को टेस्ट कर रही थी कल रात को। ओह, तो तुम इस पे काम करना शुरू कर चुकी हो और तुम इतना जल्दी इतना कुछ सीख चुकी हो? जी, ये फादर कुछ ऐसा है जो मैंने खुद पसंद किया है पढ़ने के लिए, और मुझे ये विवेक अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि हो सकता है उसने किसी स्टाफ को देखा हो। तो उसका फादर लिखते हुए कहता है हाँ मुमकिन है कोई स्टाफ का हो। तो वो कहती है
बाय द वे मैं बाहर गई थी मैजिक यूज़ करने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को डराऊं। लेकिन वहाँ पे मैं भटक गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पर अपने सर्वेंट को बुलाया था। क्या उसने मेरे सर्वेंट को देखा होगा फादर? और वो ये सब कह के ना मतलब अपने फादर के जहन में ये लाना चाह रही है कि अगर उसने ज़ाहिर को देखा भी है तब भी वो मेरे बुलावे पे आया था, मतलब वो भाग नहीं रहा था। उस वक्त हमें जैन को दिखाया जाता है और उसका फादर बताता है हाँ जैन ने कहा था कि वो किसी अडल्ट का शेडो नहीं था, लेकिन वो कोई लड़का ही था। फिर वो फिदा हमें बताती है कि इस वक्त जो बात मैं इस फादर से छुपाना चाह रही हूँ वो ये नहीं कि वहाँ पे जाहिर था कि नहीं, वो ये बात है कि जाहिर भाग नहीं रहा था, जाहिर मेरे बुलाने पर आया था। फिर उसका फादर कहता है मैं तुम्हारे बात को समझ सकता हूँ, वैसे भी तुम्हारी बात की सेंस तो बन रही है। फिर उसका फादर उसके करीब आते हुए कहता है कि हाँ ये वही लड़का है ना जिसमें तुम और तुम्हारी बहन यमुना बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आजकल। लेकिन उसका सस्पेक्टिव बिहेवियर मुझे मजबूर करता है कि मैं उसकी जांच करूं। तो फिदा के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं कि क्या वाकई फादर उसको देखेंगे। तो उसके चेहरे को देखते हुए उसका फादर कहता है लेकिन चलो इस दफ़ा नहीं, कम अज़ कम इस बार नहीं। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि सेकंड टाइम मैं इस बात को जाने नहीं दूंगा। फिर जो है अपनी घबराहट को कवर करते हुए कहती है ऑल राइट फादर। कहती है ओह वो पकड़ने जाने वाला था। फिर वो कहती है फादर यहाँ पे एक और बात भी है जो मुझे आपसे कहनी है। और वो कहते हैं कि कहती है दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक रिसर्च लैब बनाएं। क्या एक रिसर्च लैब? जी, खास तौर पे कल रात के इंसिडेंट को देखते हुए अगर एक रिसर्च लैब होगी तो मुझे वहाँ कुछ भी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं वैसे भी घर में अपने रिसर्च करते हुए इतना कंफर्टेबल नहीं होती, मैं फिर और भी ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ पाऊंगी। और उसके फादर जो है ये बात सुन के बहुत खुश होता है और वो कहता है ऑल राइट, मैं तुम्हारे लिए रिसर्च लैब बनवा दूंगा। कहती क्या वाकई आप एक बिल्डिंग बनवा देंगे? तो कहता है हाँ, मेरी बेटी के लिए अगर मुझे एक बिल्डिंग बनवानी पड़े तो ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। कहती थैंक यू फादर। तो कहता है चलो कोई नहीं, कल तुम्हारे पास एक आ जाएगा प्रोफेशनल, तुम उससे डिस्कस कर लेना तुम्हें जो भी चाहिए वहाँ पर रिसर्च लैब में। और फिर हमें पीछे उसके जैन खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पिदक जो है वो चली गई है और जो जैन है वो बहुत सस्पेक्टिवली पिदक को देख रहा होता है। और फिर वो कहता है योर ग्रेस, मुझे यकीन है कि लेडी बिल्कुल सच कह रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ छुपा रही है? हाँ मुझे लगा, लेकिन जैसा कि मैं देख सकता हूँ वो अपनी मैजिकल इंजीनियरिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है, तो इस बार के लिए मैं इस बात को जाने देता हूँ। ओह, वैसे क्या तुमने नोटिस किया वो बहुत बदल गई है। जब मैंने उससे कल रात के बारे में बात की वो थोड़ा घबरा गई थी, वो मुझसे डर भी रही थी। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझसे मेरा एहतराम कर रही थी। सर, हाँ, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो बहुत अच्छी जगह होती जा रही है चीज़ों में, मेरे ख्याल से उससे मैजिकल इंजीनियरिंग छुड़वाकर अपने सारा बिजनेस उसके हवाले कर देना चाहिए मुझे। और वो बोल रहे थे कि पागल हो गया है, अपनी बेटी के पीछे कुछ भी करेगा। और अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है, वो कहता है योर ग्रेस, हमने आपके लिए कुछ टी प्रिपेयर की है। वो कहता है टी? मगर क्यों? कहते हैं दरअसल लेडी टेनेसिया ने कहा था कि आपके लिए टी तैयार की जाए क्योंकि आप बहुत थके हुए लग रहे थे। तो कहता है मुस्कुराते कहता है ओके अंदर ले आओ। वहीं कट हो जाता है और दूसरी सीमा में फिदक दिखाई जाती है जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और उसको उसकी जो मेड है वो कह रही होती है कि माय लेडी अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। कहती है अच्छा ठीक है। और फिर वो अपने दिल में कहती है ओह थैंक गॉड फादर ने इस बात को इस दफ़ा जाने दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर अगली दफ़ा वो फादर के हाथों पकड़ा गया तो नताइज जो निकलेंगे वो बेहतर होंगे। खैर मुझे कोई बेहतर तरीका देखना होगा उसके भागने के लिए। फिर ज़ाहिर आता है गेट पर और वो नॉक करते हुए कहता है माय लेडी ये मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो वो कहती है हाँ आ जाओ। और वो जैसे ही गेट खोल के अंदर आता है तो वो बेचारा बहुत बुरा दिख रहा होता है। फिर कहती है क्या ये सही से सोया नहीं है कल रात? शायद कल रात की वाकई की वजह से। छोटा स्टार्ट वहीं से होता है जब जाहिर और फिदक मिलके खाना खा रहे होते हैं। फिदक पूछती है जाहिर क्या कुछ अजीब हुआ है कल से, और क्या कोई तुम पर नजर रख रहा है? खैर क्या तुमने वो जेम्स जो मैंने तुम्हें दिए थे रात को वो छुपा दिए हैं? ध्यान रखना वो पकड़े ना जाए वरना हमारे लिए और मुश्किल खड़ी हो सकती है। जाहिर क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जी जी माय लेडी, वो दरअसल मैंने वो जेम्स छुपा दिए हैं और हाँ कुछ अजीब नहीं हुआ कल से मेरे साथ। ओह शुक्र है, क्योंकि खैर मैंने फादर से बात कर ली और इन्होंने कहा इस दफ़ा वो इन चीज़ों को जाने देंगे। बाय द वे कल रात को हम जिस शख्स से मिले थे वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लग रहा था, और मुझे नहीं लगता आपके फादर इन चीज़ों को इतनी आसानी से जाने देंगे। खैर तुम छोड़ो ये सब, मैं देख लूँगी। ओह ठीक है। खैर इसे क्या हुआ, ये मुझे आगे क्यों नहीं मिला रहा? अब प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि अब भी मुझे भरोसा नहीं करता। माय लेडी मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स तैयार किए हैं, और अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर। हाँ मुझे कुछ भी चाहिएगा मैं तुम्हें बुला लूँगी, अभी जाओ तुम। और फिर वो जो नौकरानी वो चली जाती है और फिदा उसकी जाने तक का बहुत इंतज़ार करती है। और जैसे ही वो चली जाती है उड़ती है और कहती है जाहिर मेरा क्या ख्याल तुमने अब तक कोई जगह डिसाइड की होगी कि तुम यहाँ से जाके कहाँ रहोगे। और फिर वो उसके सामने एक मैप खोल के बिठाती है और कहती वैसे ये वाली जगह बेहतर है, तुम इनमें से चुन सकते हो कि तुम्हें कहाँ रहना है आगे से।
तो ज़ाहिर बोलता है, क्या ये मैप है एरवन एम्पायर का? वो कहती है, मुझे लगता है ये वाली जगह बेहतर होगी तुम्हारे रहने के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? दैन फिर तक अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं काफ़ी वक्त से तुमसे पूछना चाह रही थी, क्या तुमने कोई जगह तलाश की है अपने छुपने के लिए? वैसे ये वाली जगह बेहतर है मेरे ख्याल से छुपने के लिए। यहाँ तुम्हें आराम से रिहाइश और जॉब मिल जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये वाली जगह जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्म इलाका है और यहाँ के लोग जो है वो ऐसे ही भाग कर आते हैं, और मुझे लगता है तुम बहुत आराम से एडजस्ट हो जाओगे वहाँ पर। तो कहता है, माई लेडी? वो कहती है, जी। वो कहता है, दरअसल आप बहुत करीब है मेरे। क्या? ओह सॉरी, मुझे माफ़ करना। नहीं, कोई बात नहीं। ये इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या क्या तुम्हें बुखार है ज़ाहिर? नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर अपना हाथ उठाती है और उसका बुखार चेक करने के लिए जा ही रही होती है कि जो ज़ाहिर है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है, माई लेडी, क्या क्या आप दूसरों का भी बुखार ऐसे ही चेक करती है माई लेडी? क्या मतलब? मैं क्या करती हूँ कि मेरा मैं बस ये पूछना चाहता था कि आप दूसरों को भी ऐसे ही बुखार चेक। एक सेकेंड, एक मिनट सबर करो। मैं दूसरों का बुखार क्यों चेक करूंगी? मैं तो बस तुम्हारा बुखार चेक करती हूँ क्योंकि ये तुम हो। और ये बात सुन के वो और भी ज़्यादा लाल हो जाता है और वो कहती है, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई? खैर छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। लेकिन चूंकि तुमने भी मेरे हाथ पकड़े हैं तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हो रहे हैं। ओह, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात से ये साफ आ जाए कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। नहीं, ये बुखार नहीं है, बस मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, आप फिक्र मत करें। वैसे आपने खाना खा लिया है? अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? और मुझे उस जगह के बारे में तो सोचना है जो आपने मुझे सजेस्ट की है। फिर तक बुरा सा मुंह बना के कहती है, अच्छा ठीक है जाओ। और वो बस पीछे खड़ी होती है कि जाहिर जो है वो बहुत स्पीड में जाता है और गेट खोल के चला जाता है। उसके सामने मेड़ आती है और फिर वो अंदर आके पूछे, मैं लेडी, क्या जाहिर के साथ कुछ हुआ है? कहती, क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? कहती है, उसका चेहरा, मैंने उसे कभी इतना लाल नहीं देखा। कहती है, ये भी उसे ऐसे ही देख रही है। ओह, तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वेट, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें लग रहा है मैंने उसे दोबारा मारा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा माय लेडी। नहीं, तुम्हें लग रहा है, मुझे पता है तुम्हें ये लग रहा है। अगर मुझे लग भी रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप पहले भी उसे मार दी थी और मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं ऐसे नहीं मार रही थी। मतलब मैंने किया था मगर मैं अभी नहीं करी है। खैर वहाँ बेचारी वो फिदक अपनी नौकरानी को एक्सप्लेन करती रह जाती है और यहाँ पर जो ज़ाहिर है वो अपने रूम में पहुँच जाता है और कहता है, कैसे माय लेडी मेरे इतना करीब कैसे आ सकती हैं बगैर हेजिटेट किए? खैर जब मैंने उन्हें कहा था कि जो ज्वेलरीज उन्होंने मुझे दी मैंने उन्हें छुपा दिया है, मैंने झूठ कहा था। असल में तो मैं उससे पूरी रात देखता रहा और ख़ुद को यकीन दिलाता रहा ये कोई सपना नहीं है। और आखिरकार मेरी आँख तब लगी जब सूरज निकल चुका था। और पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे कोई डरावना ख्वाब नहीं आया, बल्कि माई लेडी आई थी वो ख्वाब में। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ है। उनकी आवाज़, उनकी खुशबू मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों करवा रही है? फिर वो फिदर की बातें याद करता है जो कह रही थी, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। ओह, तो अब तुम्हें समझ आ गया है। और फिर वो रियलाइजेशन उनकी फ़ोटो को याद करते हुए, मतलब होश में आते हुए कहते हैं, वैसे मैंने आज तक नोटिस क्यों नहीं किया? ओह, माई लेडी इतनी खूबसूरत है। और यहाँ फिर हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं, हेलो माई लेडी, और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जो ब्लैक्स जिसने स्पेक्स लगाए हुए ना, ये है रॉबिन और जो दूसरा लड़का है वो है टाइलर। फिर वो कहते हैं, हमें जो है मार्कस ने भेजा है ताकि हम आपसे सर्च जो लैब है आपकी उसके बारे में बात कर लें। तो कहती है, हाँ मुझे याद है, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, आइए बैठ के बात करते हैं। अभी वो याद करती है अपने फादर की बात जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रोफेशनल भेजूंगा, उनसे बात कर लेना तुम्हें जो भी चाहिए अपनी रिसर्च लैब में उसके बारे में। तो कहती है, बेशक ये फादर ने भेजे तो यकीनन इन पर यकीन कर सकती हूँ मैं, और बेशक ये प्रोफेशनल होंगे। उसके बाद वो उनसे पूछती है कि आप लोगों ने कोई जगह डिसाइड की वहाँ जहाँ से लैब बनानी है? तो कहते हैं, हाँ हमने डिसाइड की है। फिर वो उससे कहते हैं कि चूंकि आपकी ये रिसर्च लैब है तो मेरे ख्याल से इसको ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला होता है, और आपके डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने एक जगह सजेस्ट की है। तो ये जो सबरब है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कहती ये नहीं, मेरे ख्याल से मुझे ये जगह पसंद है। कहती ये तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी? कहती नहीं, मुझे इतना फासला चल। फिर वो लड़का कहता है, अच्छा ठीक है, प्लीज़ ये थोड़े बहुत आपके एक्सटीरियर के लिए हमारे पास कुछ डिज़ाइन है, आप इन्हें देखें और बताएं हम क्या कर सकते हैं और अच्छा इसमें। तो फिदक देख के कहती है, नहीं ये उस तरह का नहीं है जो मुझे चाहिए। वो कहता है, हाँ माय लेडी, क्या आप कुछ तब्दीली करना चाहती हैं इसमें? तो कहती है, हाँ मैं चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारी टनल्स हों, एक अंडरग्राउंड बंकर हो, और साथ में यहाँ पर कुछ, तुम्हें पता है, कुछ जो जैसे होते हैं सीक्रेट रास्ते वैसे कुछ हो, ताकि किसी को पता ना चले कब मैं अंदर आ रही हूँ कब मैं बाहर जा रही हूँ। और इसका थोड़ा जो एक्सटीरियर है वो भी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा डिफेंसिव होना चाहिए, और मतलब कम से कम बेसिक एक्शन उससे हो सकें, मतलब समझ रहे हो ना, मेरे डिफेंस के लिए।
तो कहते हैं माय लेडी ये एक तो फोर्ट्रेस नहीं हो जाएगा। वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं कुछ ऐसा ही चाह रही थी, और ये बिल्कुल ठीक होगा अगर तुम लोग एक इसे बिल्कुल एक फोर्ट्रेस की बनाओ तरह बनाओ, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। कि दिन तो नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्ट होता है और अंदर में से एक लड़का बोलता है कि मैं लेडी अगर ऐसा ही है, आपको अगर ऐसी ही बिल्डिंग चाहिए तो पहले हमें इंपीरियल हाउस से इजाज़त लेनी होगी। और दूसरा बोलता है जी हाँ, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बगैर इजाज़त की ऐसी कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो इसकी कहीं बहुत बड़ी सज़ा हमें मिल सकती है। तो फिदक बोलती है हाँ मुझे मालूम है और मैं ये बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ, लेकिन मैंने कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं मांगा। मैं तो बस एक ऐसी बिल्डिंग चाहती हूँ जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखती हो और उसके अंदर कुछ छुपे हुए रास्ते हों, कुछ छुपी हुई टनल्स। यही कुछ ज़्यादा हो गया, यह बंकर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन रही है। नहीं नहीं माय लेडी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, अगर आप ये चाहती हैं तो मैं हम इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो दूसरा लड़का बोलता है कि लेकिन माय लेडी अगर किसी ने सस्पेक्ट किया तो ये आपके लिए ख़तरनाक होगा। अच्छा अगर तुम दोनों इसी कंक्लूजन में निकले हो तो मुझे इंटीरियर से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग इसे बहुत सिंपल बनाओ, इतना सिंपल कि किसी का इस पर ध्यान ही ना जाए, किसी को मालूम ही ना पड़े कि किस तरह की बिल्डिंग है और किसी का इसकी तरफ इंटरेस्ट जाए ही ना। तो उम्मीद है कि तुम लोग को बात समझ आ गई। वो सीन वहीं कट हो जाता है और फिर हमें फिदक दिखाई जाती है जो उन लड़कों के बारे में सोच के ऐसी होती है और वो कहते हैं हाँ हमें मार्कस जो है उन्होंने कहा था कि हम आपसे मिलें, तो आप फिक्र मत करें, हम अगली दफ़ा और कुछ ब्लूप्रिंट्स लेकर आएंगे और आपसे मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे जो चीज़ें आपने हमें कही है लाने को वो हम उनको भी देख लें। ठीक है, फिर मैं आपकी मुंतज़र रहूँगी। और फिर उसके बाद वो टहल रही होती है कि उसने अचानक से देखा कि वहाँ पर कोई है और वो वहाँ पर देखती है तो जो यमुना होती है वो अपनी मैजिक को प्रैक्टिस कर रही होती है। कहती मुझे लगता है वो हाँ वो अपना मैजिक प्रैक्टिस कर रही है और हमें दिखाया जाता है यमुना जो है वो पानी को हवा में इधर उधर घुमा रही है। सो फिर तक उसको छुप के देख रही होती है। कहती मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, भले से उसे पावर्स बचपन से ही मिली हो लेकिन फिर भी उसे इसे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो बहुत आराम से या बहुत फ्रीली ये कर सकती है। ओह तो वो ये करना चाह रही थी, वो इसे इस जार में भरना चाह रही। खैर उसने बहुत अच्छे से किया है। उफ, मुझे लगता है कि वो अगर ऐसे ही काम करती रही तो वो जल्दी बेहोश हो जाएगी, बहुत थकी हुई लग रही है वो शक्ल से। हाँ जहाँ तक इस ब्रेसलेट का सवाल है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है उन पावर से, कम से कम इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत तो नहीं है इसमें। खैर मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से खामोशी से चले जाना चाहिए वरना मैं उससे डिस्टर्ब कर दूँगी। और इतने में ही फिदा को किसी आवाज़ आती है पीछे से जो कि यमुना होती है, वो चीख रही होती है क्योंकि उसे दर्द हो रही होती है। और इतने में फिदा को उसकी आवाज़ आती है, फिदा यमुना क्या तुम ठीक हो? कहती सिस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ से जा रही थी, मुझे किसी की चीखने की आवाज़ आई तो मैंने कहा पूछ लूँ क्या तुम ठीक हो? नहीं दरअसल मैं पानी को उस ग्लास में लाने की कोशिश कर रही थी तब भी ये लग गया मुझे, दिखाओ ज़रा मुझे। ओह यमुना तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। एक सेकेंड, क्या तुम्हारे पास कोई रुमाल है? नहीं, रुको मैं देखती हूँ। ओह मैं भी नहीं लाई। अभी ये दोनों मतलब डिस्कस कर ही रहे थे कि क्या जख्म पे बांधे, इतने में ही वहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। लकीली ये लोग मतलब किसी चीज़ के नीचे होते हैं, शेल्टर में होते हैं तो बच जाते हैं। खैर फिर बोलती है ओह लो बारिश को भी अभी शुरू होना था। खैर क्या करें हम, क्या क्या तुम्हारे पास तुम इस वक्त अपनी एबिलिटी को यूज़ कर सकती हो ताकि हम आराम से बारिश से गुजर सकें? मैं आमतौर पे एक अम्ब्रेला बना लेती हूँ लेकिन इस वक्त मुझे बहुत थकत महसूस हो रही है, मेरा नहीं ख्याल मैं कर पाऊँगी। कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए मुझे यही हल दिख रहा है। और फिर हमारी मूवी की तरह पदक जो है अपनी फ्रॉक को फाड़ती है और यमुना के हाथ के ऊपर बांध देती है। और यमुना बोल रही थी क्या दीदी तुम क्या कर रही हो? और वो फ़ौरन से उसे बांध देती है, कहती बस तुम अपने आप को कवर रखो और इसे गीला मत होने देना, मैं बस अभी जाती हूँ और होकर आती हूँ। तो यमुना बोलती क्या तुम बारिश से जाओगी? वो कहती हाँ कोई नहीं, तुम बस अंदर रहो और बाहर मत आना। फिर वो बस उसे देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि हमेशा से वो अपनी सिस्टर को वापस चाह रही थी और अब वापस ऐसा। यमुना खुशी से अपने हाथ में बंधे हुए उस कपड़े को देखकर फूले न समा रही होती है। और फिर बताया जाता है कि नौकरानियाँ होती हैं जो कि फिदा के इर्द गिर्द होती हैं, वो कितनी लेडी आप भीग गई, कहती है हाँ, वो कहती है आपको ऐसे आने की क्या ज़रूरत है? कहती कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं तब क्या अगर आपको बुखार हो गया तो फिदक जो है वो यमुना की तरफ देखती है जिसको वो जो डॉक्टर है वो बैंडेड लगा रही होती है। कहती है बस इसके बाद मैं आपके लिए पानी तैयार कर दूंगी नहाने का, तो आप नहा लीजिएगा। सॉरी ये जो मेड्स है ये फिदक से बात नहीं कह रही थी, ये यमुना से कही थी। फिर फिदक बोलती है ये तो अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त वहाँ से गुजर रही थी जब ये एक्सीडेंट होने वाला। खैर ये सारी सिंपत्ति मिल रही होती है कि यमुना को मिल रही होती है, फिदक को नहीं मिल रही होती। और मेरा नहीं ख्याल फिदक को इससे फ़र्क पड़ता है। खैर वो उठती है और कहती है अच्छी बात है कि मैं वहाँ से गुजर रही थी वरना उस बेचारी को बहुत सफ़र करना पड़ता बारिश में। ओह मेरे कपड़ों पे खून लग गया, मेरे ख्याल से मुझे पहले अपने हाथों को धो देना चाहिए। और वो हाथ हो रही होती है और इतने में उसे किसी की आवाज़ आती है क्या तुमने देखा?
लेडी लेडी यमुना को चोट लगी है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि उन्हें लेडी फिदक ने धक्का दिया था। ओह, मैं तभी आई थी। वो इतना अच्छा क्यों बन रही है, जबकि पीठ पीछे तो वो उनसे जेलस ही हो रही थी। हाँ, वो कितनी बुरी है, वो अपनी बहन को चोट पहुंचाती रहती हैं। देखो, अब भी उन्होंने उसे धक्का दे दिया। मुझे लगता है मुझे लोगों को अच्छे से समझाना चाहिए कि उन्हें किसके बारे में कैसे बात करनी चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। रुको, फिर तक रुक जाओ। वैसे ही तुम्हारी रेपुटेशन बहुत बुरी है इन लोगों के सामने, तो तुम्हें इसे और नहीं बिगाड़ना चाहिए। वैसे भी मेरा नहीं ख्याल इससे उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। अलबत्ता मैं उनके सामने और बुरी पड़ जाऊंगी। चीज़ जैसे जैसे जा रही हैं उन्हें वैसे ही जाने दो। इतने में हमें पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो बोलती है, तुम लोग, क्या तुम लोग पागल हो गए? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो मेरी बहन के बारे में? और फिर तक जैसी ये आवाज़ सुनती है उसे पता चल जाता है ये और कोई नहीं, यमुना है। और उसके सामने जो लड़कियां होती हैं वो दोनों तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि यमुना ने कभी इस टोन में किसी से बात नहीं की। फिर यमुना उन दोनों लड़कियों से कहती है कि फिदक मेरे लिए बारिश में भाग के गई ताकि मुझे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके, और तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो इसके बारे में? तो वो लड़कियां उसे देख के कहती हैं, लेडी लेडी यमुना, आप? और फिदक बोलती कि यमुना क्या कर रही है अब? लेडी यमुना, भले से आप जो भी कहें, लेकिन इससे पहले तो वो यही करती थी ना, वो हमेशा आपको बुली करती थी। और मेरे ख्याल से अब भी उन्होंने ही ये किया, आपको मालूम नहीं है उनके बारे में। बस बस करो। मैं अब तक तुम लोग की बातें सुनती आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा तुम लोग मेरी कंसर्न में ये सब कहते हो, लेकिन अब नहीं, इस दफ़ा तो तुम लोगों ने हद पार कर दी। यहाँ पर हमारी एपिसोड नंबर 20 जो है वो खत्म हो जाती है। होप सो कि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया होगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर इससे आगे वीडियो देखनी है तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हो, क्योंकि चैनल पे अपलोड है। ओके देन, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।